हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। आज हमारा पहला सेशन है, वो भी कलम कॉपी बैच की पहली लाइव क्लास, पहली मेंस की क्लास, पहली भूगोल की क्लास और पहली इंट्रोडक्शन क्लास। क्या कल ही मैंने बता दिया था आपको कि आज हम लोग भूगोल विषय की तैयारी करेंगे और भूगोल विषय जो भी हमारा रहेगा मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें प्रीलिम्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। और मुख्य परीक्षा की जो बात होगी हमारी किस तरीके से होगी? मुख्य परीक्षा की जो बात हमारी होगी आंसर राइटिंग के तरीके से होगी, मतलब कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे सारे। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पर जोर देंगे। यदि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो ना आपको प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी, ना मेंस में दिक्कत आएगी, ना ही आपको अदर स्टेट एग्जाम में दिक्कत आएगी। बराबर? तो पहले क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट के बाद जो भी होगा आपको लिखने का वो आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी क्लास की प्रोसेस रहने वाली है। जो आज की क्लास का है, आज की क्लास कैसे होने वाली है वो मैं आपको बता दूं। कौन कौन आ गया? सिद्धांत रघुवंशी, जितेंद्र भे, पिंकी कुशवाहा, संजना पटवा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस और ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो, तो आज का जो क्लास का पैटर्न है, आज का क्लास बता रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए कि आज क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एमपीपीएससी की डिमांड क्या होती है, मतलब मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए डिमांड क्या होती है। इसमें हम 5 से 6 मिनट लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या 5 से 6 मिनट लेंगे, बराबर। साथ ही साथ एमपीपीएससी का सिलेबस क्या है, मेंस का नहीं, सिर्फ भूगोल का। भूगोल का सिलेबस क्या है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस में क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे चाहिए, 2 नंबर की चाहिए, 7 नंबर की चाहिए, 10 नंबर की चाहिए, वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले साल के जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। इतनी बात तो हमारी एमपीपीएससी संबंधित होगी। लेकिन मुख्य बात आज भूगोल विषय की क्लास है, तो पहले भूगोल को जानेंगे, भूगोल क्या चीज है। क्यों? यदि आप लोग को भूगोल पता नहीं होगा तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे भूगोल, है कि नहीं? कि भूगोल एक विषय है लेकिन विषय के साथ एक जीवन भी है। यदि आप भूगोल को समझो ना, तो अपने आसपास के जो भी आपको दिख रहा है ना, आप चल रहे हो तो चलते टाइम आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, आप यदि कहीं मकान में रहते हो तो मकान के अंदर आपको जितनी सीनरीज दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आपका संबंध भूगोल से है। आपकी जीवन शैली, जैसे कई लोग अभी कहीं बैठे होंगे, वहां कोई तीज त्योहार चल रहा होगा, तो उस तीज त्योहार का संबंध भी भूगोल से है, ठीक है ना। और आपके जो धर्म होते हैं, धर्म का संबंध भी भूगोल से है। आप जो खाना खाते हैं, जो पीते हैं, आप उसका संबंध भी भूगोल से है। आप जो पहनावा पहनते हैं, आपकी जो भाषा शैली होती है, विचार शैली होती है, आपके अध्यात्म का विषय जो होता है, आपकी समन्वयकारी जो संस्कृति है हमारे भारत की और हमारी, वो सबका संबंध भूगोल से है। यदि हमने भूगोल को एक बार समझ लिया कि भूगोल क्या है, एक विषय के रूप में, एक अध्ययन के रूप में ना, तो भूगोल को पढ़ना आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और हम कर लेंगे कि क्या हमें पूरा भूगोल पढ़ना है या कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं। क्यों? यदि पूरा भूगोल पढ़ेंगे तो हम लोग पीएचडी वाले प्रोफेसर बन जाएंगे, है कि नहीं? तो पीएचडी वाले प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, एमपीपीएससी का ऑफिसर बनना है। और एमपीपीएससी के ऑफिसर बनने के लिए भूगोल का चयनित पाठ्यक्रम उन्होंने दिया हुआ है और उसी चयनित पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है। लेकिन चयनित पाठ्यक्रम को क्या हम सीधे पढ़ सकते हैं? बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में एक भूगोल की पृष्ठभूमि बना लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा भूगोल में क्या क्या होता है। और लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा काट के रख देंगे, भैया इतना हमें पढ़ना है, और बकाया को साइड करना है। इससे क्या रहेगा, हमारे मन में जो डाउट आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लासेस की या आपने कहीं पे क्लासेस की, देन आप दूसरी कहीं क्लास या नोट्स देखते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा वहां पे मिल जाता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं है। या हम पे कोई क्वेश्चन नया आ जाता है टेस्ट सीरीज में, बनता नहीं, तो हम सोचते हम तो पढ़ा ही नहीं ये चीजें। तो हमें वो सब नहीं सोचना, हमें क्या देखना है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में कितनी चीज काम की है। यदि हमने वो चीज पकड़ ली ना, तो हम सबसे अलग चल सकते हैं। बोलते हैं ना, जो सफलता के रास्ते पे होता है सबसे अलग मंजिल तय करता है, उसका खुद का रास्ता होता है। तो आपको खुद का रास्ता बनाना है, और खुद का रास्ता बनाने के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है ना। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार वापस कमेंट दे दे कौन कौन मेरे सामने आ चुका है। सिद्धांत, सुजीत, हर्षिता। चलो, आवाज क्लियर है? क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मैंने आपकी पृष्ठभूमि बना दी कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो जो भी हम लोग करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग भूगोल के लिए। फोटो भी दिख रही होगी, सब कुछ दिख रहा होगा। पीपीटी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, बस पीपीटी का इस्तेमाल होगा आपको सिलेबस दिखाने के लिए। आपने देखा होगा आपका जो सर सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ आपके डिमांड चेंज हुई है। पहले 3 नंबर के प्रश्न आते थे,
5 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन अब 7 नंबर के प्रश्न और आपके 2 नंबर के प्रश्न कर दिए हैं। कई बच्चों को तो देखो, जिसने 3 से 2 नंबर के प्रश्न कर दिए ना, कई लोग तो उसके लिए रो रहे थे कि भैया 3 नंबर के प्रश्न में नंबर खींच लेते हैं, लेकिन हम जैसे बच्चे खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि हमें पता है 3 नंबर फैक्ट लिखना होते थे भयंकर, अब फैक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये 2 नंबर में हम भी फैक्ट लिख सकते हैं, आप भी फैक्ट लिख सकते हैं, हम भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप भी डेफिनेशन लिखते हैं। एक प्रॉफिट जो हो गया। दूसरा, 5 नंबर का आता था, अब 5 नंबर में लिखना क्या है, क्वेश्चन शुरू होते ही समाप्त हो जाता, समझ में नहीं क्या करना। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ के लिखेंगे, कुछ अपने विचारों में लिखेंगे, कुछ अपने शब्दों में लिखेंगे और कुछ भूगोल के शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, 7 नंबर के क्वेश्चन में एक्सट्रीम लेवल पे काम करेंगे। और फिर 10 नंबर के, पहले 11 नंबर का एक प्रश्न होता था, दो प्रश्न होते थे, अब 10 नंबर के 5 प्रश्न आपके पास, तो उसके साथ भी मजे के साथ खेलेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे आपको कुछ पैटर्न चेंज हुआ, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा 5-10 मिनट में, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं देखना है, यहाँ पे देख लो ओनली। आपको दिख रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2 नंबर के होंगे और 15 प्रश्न होंगे, टोटल नंबर 30 यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको इतना तो पता है, आपका पेपर 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। और पेपर 1 के अंतर्गत ही पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। जो पार्ट 1 आपका होता है हिस्ट्री का होता है, और जो पार्ट 2 आपका होता है, पार्ट बी आपका होता है, वो आपको भूगोल का होता है। उसी पार्ट बी की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, उसी पार्ट बी की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखवाने वाली चीज मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ आपको देखना है और सुनना है, समझना है। क्योंकि यदि आपने अभी सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का पैटर्न एक सा है, सिर्फ पेपर 4 का पैटर्न आपका चेंज होता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे आपको, तो 10 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे 7 नंबर के, मतलब कि 70 नंबर आपके यहां से बन रहे हैं, ठीक है ना। लगभग 60 शब्दों की सीमा होगी। यहाँ पे आपको लगभग 20 शब्दों में आंसर देना है, यहाँ पे 60 शब्दों में। जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, लगभग 5 प्रश्न मिलेंगे आपको 10 नंबर में, जहां पे आपकी नंबर टोटल होंगे 50 नंबर, 200 शब्दों की प्रश्न सीमा होगी। मैंने क्या बोला, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 2 नंबर का, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 7 नंबर का, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 10 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हुई, कैसे प्रश्न पूछते हैं। अब एक बात ध्यान देना, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, कोई भी टॉपिक में 200 शब्द से ज्यादा नहीं चाहिए हमारे लिए। हमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, कोई भी टॉपिक मुख्य परीक्षा का, यदि उस टॉपिक पे हमने 200 शब्द से 250 शब्द का कंटेंट बना लिया अपना, तो ये समझो मुख्य परीक्षा में आसानी से उसको डिलीवर कर सकते हैं, है कि नहीं, हाँ या ना। यदि किसी भी टॉपिक पे आपने 200 नंबर के कंटेंट बना लिया, तो क्या आप उसको मुख्य परीक्षा में डिलीवर कर सकते कि नहीं कर सकते? चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे 5 नंबर में आ जाए, बस वहां पे आपके अंदर एक रचनात्मकता होनी चाहिए। क्या रचनात्मकता? कि भैया क्वेश्चन को छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटे कैसे करें, ठीक है ना। कि 5 नंबर में छोटा लिखना है, लेकिन 10 नंबर में बड़ा लिखना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज हमें आनी चाहिए, और वो चीज हम इस क्लास के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है, आई थिंक ये वाला सिलेबस पुराना लग गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है, पुराना सिलेबस लग गया है। मैं आपके सामने नया सिलेबस लेके बैठा हूँ। देखो कभी भी सिलेबस निकलवाओ ना, एक कल कमेंट आया था मेरे पास, मैसेज आया था कि सर सिलेबस भेज दो। एमपीपीएससी की साइट पे जाओ, नोटिफिकेशन पूरा मिल जाता है, बाइलैंग्वेज मिलता है, हिंदी इंग्लिश में, दोनों में निकलवाओ। 20 से 25 रुपए लगते हैं, निकलवा के रखो, उसको देखते रहो बार बार, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेबस पुराना लग गया है, यदि आपके पास सिलेबस आप खोल के बैठ सकते हैं। बस वहां पे 2-3 लाइनें मुझे बोलनी है, जो आपको बताना चाहता हूं मैं। जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। प्राचीन भारत में सिलेबस की जो पहली यूनिट है आपकी, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। अब प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का मतलब क्या है, यहाँ पे बताओ। प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान का मतलब है कि हम लोग ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं, तो वहां पे भूगोल की क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, भूगोल में क्या क्या विकास देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, साहित्य में कैसे भूगोल की जानकारी मिलती है, अभी आपके माइंड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी आप भूगोल नहीं जानते हो क्या होता है, लेकिन एक बार भूगोल बता दिया मैंने, तो अब इस टॉपिक पे आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, हिमनद पढ़ेंगे। ये पूरा सेम टू सेम है आपका, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ आपका, यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा सेम टू सेम है।
बस थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो गए हैं तो वो आपको सारे बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस की बात हम लोग की, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तो पूरा सिलेबस लिखा हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हम लोग सिलेबस के, देखो मैंने बताया मॉक परीक्षा हम लोग कैसे चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जहां पे हमें लगेगा इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है वो चीज बढ़ेगी। अभी आज की क्लास आप कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको बहुत बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग को मेरी आवाज तो समझ में आ रही ना, मेरे बोलने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू लगे हुए हैं। पीवाईक्यू आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं भूगोल के ऊपर, इन सब पे बाद में आएंगे। हम लोग पहले भूगोल की बात करते हैं कि भूगोल क्या चीज है। चलो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल क्या चीज है। क्या आपको पता है भूगोल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि भैया भूगोल क्या है। भूगोल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग तो भूगोल पता तो होना चाहिए कि भैया भूगोल है क्या। कोई बताएगा आप में से भूगोल है क्या चीज? कोई तो बताएगा भूगोल क्या चीज है। देखो भूगोल, जब से मैं बोल रहा हूं भूगोल है क्या, यदि मैं बोलूं, अब आपको थोड़ा पेन कॉपी चलाना है, यदि मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूं तो वो शब्द आपको साथ में लिखते चलना है, ठीक है ना। यदि मैं आपसे बोलूं भूगोल क्या है, मानव जीवन शैली का मानव जीवन शैली का अध्ययन है। यदि मैं आपसे, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है बट आपको शब्द समझ में आ जाएगा, इतनी अच्छी तो है, ठीक है ना। तो भूगोल क्या है, यदि मैं बोलूं आपसे कि भूगोल मानव जीवन शैली का अध्ययन है, मानव जीवन पद्धति का अध्ययन है, तो कैसे अध्ययन है बताओ। इस लाइन को आपको लिख लेना है। अब इस बात पर हम बात करते हैं कैसे है। पहले मैंने बोल दिया आज की क्लास सिर्फ आपकी इस मामले में है कि आपको भूगोल से जोड़ना है। यदि आप एक बार भूगोल से जुड़ गए ना तो आपका भूगोल हो जाएगा, आपका एनवायरमेंट हो जाएगा, आपका आपदा प्रबंधन आसानी से हो जाएगा, आपका सुदूर संवेदन वाला टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। जब आप स्पेस पढ़ेंगे ना तो आपका स्पेस अच्छे से हो जाएगा, आपके एथिक्स में भी ये चीज काम में आएगी, आपके इतिहास में भी ये चीज काम में आएगी। साथ ही साथ आपका सुनना, एक टॉपिक और होता है वहां पे क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोल ही दिया मैंने, तो एक दूसरे, और हाँ इकोनॉमिक्स में भी काम में आएगा। आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं हम लोग, आर्थिक भूगोल, तो वहां पे आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कृषि भी पढ़ते हो, हर चीज पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी काम आने वाली है सिर्फ आज की क्लास से। क्यों? आज की क्लास आपकी भूमिका बनाने वाली है। यदि मैं बोलूं भूगोल आपकी मानव जीवन शैली है या मानव जीवन शैली का अध्ययन है, तो कैसे है बताएंगे आप लोग। बात सुनते हैं आप, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के प्राणी देखते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है कि नहीं। यदि मैं बोलूं मानव जीवन शैली, सबसे पहले रंग, हम लोग रंग की बात करते हैं, काले गोरे की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है भूगोल से किसी व्यक्ति का रंग डिसाइड होता हो? क्या आपको लगता है भूगोल से किसी व्यक्ति का रंग डिसाइड होता हो कि भाई किस रंग का व्यक्ति हो सकता है? यदि मैं गोरा हूं तो गोरा क्या हूं? क्या मेरे माता पिता के जीन्स ऑलरेडी उसमें वो है सहयोगी कि माता पिता के जीन्स से ही मैं गोरा हूं? क्या मैं कुछ और भौगोलिक स्थितियां भी हैं? यदि आपने पढ़ा होगा, कभी कभी भी भूगोल पढ़ा होगा या आपने देखा होगा, जो आपका अफ्रीका होता है या नाइजीरिया वगैरह होता है, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे अपना प्यारा भारत देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है, ठीक है ना। आप देखते हो अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। या आप अपने दक्षिण भारत में देखते हो, दक्षिण भारत के लोग ब्लैक होते हैं। जो नॉर्थ इंडियन होते हैं, जो मिडिल में रहते हैं, जैसे हम लोग एमपी में रहते हैं, हमारा रंग ना ब्लैक होता है ना सफेद होता है, मिक्स में होता है हम लोग का। लेकिन हम लोग जब जम्मू कश्मीर जाते हैं वहां पे सब लोग सफेद सफेद दिखते हैं, मतलब कि लाल चेहरे वाले सफेद, ठंड की वजह से। ऐसा क्यों? सिर्फ भूगोल की वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से। वहां की जो जलवायु होती है, वहां पे जो सूर्य का प्रकाश आता है, वहां का जो सूर्य की किरणों का एडोप्टेशन होता है, उन सब कारणों से विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, विभिन्न वनस्पतियों का रंग रूप बदल जाता है। मतलब कि जीवन शैली में सबसे पहला क्या, भैया भूगोल मनुष्य के रंग को प्रभावित करता है। अब आप मत बोलना कौन काला है कौन गोरा है, ये समझना वो किस भौगोलिक स्थिति में रह रहा है, ठीक है ना। जैसे कई बार हम लोग भाषा शैली से पहचान जाते हैं कि भैया भिंड का रहने वाला है कि भैया अपने छतरपुर का रहने वाला है, बुंदेलखंड का या मालवा का है, पहचान जाते कि नहीं? हाँ या ना जवाब, पहचान जाते कि नहीं? तो ऐसे ही रंग रूप से भी पहचान जाते हैं भैया कहाँ का रहने वाला है, ठीक है ना। चलो
दूसरी बात करते हैं जब बात की रूप की, तो क्या रूप, ये शब्द लिखते जाना आप लोग, ये शब्द क्रम से लिखते जाना, जो भी शब्द आप रंग रूप जो भी आपको लिखो शब्द लिखते चल रहा आप लोग, ठीक है ना। यदि मगर रूप, तो क्या रूप से भी है, हम लोग बोलते गोरे रंग पे इतना गुमान करते, रंग तो हो गया आपका। अब रूप की बात करो, रूप क्या मतलब आपकी शरीर की बनावट, शरीर की आकृति, आपकी आंख कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसा है, क्या ये चीजें भूगोल से प्रभावित होती हैं। अच्छा, आपने बचपन से कहानी सुनी होगी जिराफ की, आपने भी सुनी होगी अपनी कहानी कि हमारा विकास कैसे हुआ, आदि मानव का विकास कैसे हुआ। आदि मानव पहले ऐसे चलता था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। पहले बेचारे की पूंछ होती थी, हमारे पास पूंछ नहीं है। हम लोग बोलते कान के किस चीज के हैं, बाल किस काम के हैं, नाखून किस काम के हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, हम कटवाते रहते हैं, बोलते कि नहीं। तो क्या रूप भी प्रभावित करती है भौगोलिक स्थितियां, करती हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसा जानवर जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता हो, जैसे आप भालू की बात करो। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिख रही होगी आपको पीछे से, मेरा फेस डाउन हो गया होगा, लाइट गई, फेस डाउन है, बट यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हिम क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भालू पाए जाते हैं, उनके क्या बाल बड़े बड़े होते हैं, उनकी खाल मोटी होती है, अच्छी बिल्कुल लंबे लंबे बाल होते हैं। क्यों होते हैं? उनको ठंड से बचाने के लिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे भालू पाया जाता है वो कैसा होता है? छोटे छोटे बालों वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है और वहां पे ठंड है। जब वो ठंडे इलाके में रह रहा है तो उसका कंबल जैसा शरीर है, क्योंकि ठंड से बचाने के लिए उसके बाल कंबल का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि वो चीज कंबल आ जाएगी उसके शरीर पे, तो ठंड में गर्मी में कैसे रह पाएगा? इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है कि नहीं। यदि आपने सुना हो, हम लोगों ने अफ्रीका से, नेमीबिया से कुछ चीता लेके आए हम लोग अपने यहाँ पे एमपी में, लेके आए कि नहीं? तो पहले सीधे लेके आए क्या कि हम लोग वहां पे गए, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं और कुछ भी चाहिए होता है, शॉपिंग करते हो, सीधा ले आते हैं। तो ऐसे ही क्या वहां से चीता लेके आ गए हम लोग? नहीं, पहले वहां के चीता की जलवायु समझिए, कैसी जलवायु वो लोग रहते हैं। तो क्या यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल है कि नहीं है? यदि नहीं है तो उनके अनुकूल थोड़ा वातावरण बनाया गया, तब जाके यहाँ पे लाया गया। मतलब कि रूप भी उनसे प्रभावित करता है। सब छोड़ो, सब छोड़ो, आपने इंसान में देखा होगा, आदमियों में देखा होगा, कुछ लोग क्या होते हैं? बौने होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग बौने होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं। यदि आप देखो, अपन लोग नॉर्मली क्या होते हैं? नॉर्मल हाइट के होते हैं। लेकिन साउथ में जाओ, अफ्रीका साइड जाओ, लंबे लंबे लोग होते हैं। क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति उनको प्रभावित करती है। तो रंग रूप, आगे हम लोग बात करते हैं कद काठे की। तो कद काठे भी आपने कई लोग की नाक चपटी देखी होगी, कुछ ना कुछ देखा होगा, किसी की नाक दबी हुई देखी होगी, है कि नहीं? सब भूगोल का प्रभाव है। कद काठी, रंग रूप के साथ क्या जाएगा आपका? कद काठी। जो शरीर होता है, कद काठी होती है, वो भी आपकी भूगोल से प्रभावित होती है। वो भी क्या होती है? आपकी भूगोल से प्रभावित होती है। चलो, आप लोग कमेंट्स कंटिन्यू मेरे पास। चलो चलो, इतना सब चीज हो गई। अब एक नॉर्मल चीज पे आते हैं। हम लोग आजकल किस चीज के शौकीन होते हैं? हम लोग आजकल किस चीज के शौकीन होते हैं? सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं कपड़ों के, पहनावे के। तो अब बताओ, क्या मनुष्य का पहनावा सिर्फ शॉपिंग पर डिपेंड करता है, भूगोल पर भी डिपेंड करता है? क्या मनुष्य का पहनावा सिर्फ शॉपिंग पर डिपेंड करता है, या या भूगोल पर भी डिपेंड करता है? बताओ। आपने देखा होगा, यदि मैं बोलूं, हम लोग भारत में रहते हैं, यदि हम लोग जम्मू कश्मीर तरफ रहेंगे, अच्छे ठंडे इलाकों में रहेंगे, बोल कंबल पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहने बिल्कुल शरीर में हवा ना लगे। और यदि भाई कंबल वाला व्यक्ति जो कंबल उड़ के दिन भर रहता हो, उसको मैं बोल दूं आप मुंबई में आके रहने लग जाओ, तो क्या रह पाएगा सही से? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक दशाएं, जो भौगोलिक जलवायु होती है, दशाएं होती है, वो व्यक्ति के पहनावे को प्रभावित करती है। वो क्या करती है? व्यक्ति के पहनावे को प्रभावित करती है। अभी आप देखना, इन सब बिंदुओं से आपका आर्थिक भूगोल कैसे जुड़ता है। अभी इन सब बिंदुओं को हम लोग आर्थिक भूगोल में लेके जाएंगे। आर्थिक भूगोल की जब परिभाषा को बताएंगे ना, तो बिल्कुल कि आपको कैसे इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कैसे आपको उद्योग लगाना चाहिए, कैसे आपको व्यापार करना चाहिए, सारी चीजें आपकी वहां पे आएगी। ठीक है ना? बस आप लोग सुनते चलना ध्यान से। यदि आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो मुझे आज ही देखो, आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है ना। यदि आज की क्लास मैंने आपको अच्छे से समझा दी ना, तो मुझे पता है भूगोल में कहीं हमें आपके साथ माथापच्ची नहीं करनी है। फिर तो वो सीधा साधा भूगोल है। जो होता है ना, बच्चे सीधे साधे होते हैं ना, वैसे ही आज का है। माँ 9 महीने खोप में पालती है, बच्चे को संभालती है, तो बच्चा बोले सीधा साधा है, कैसा है। वैसे ही आज का है कि समझो क्लास जो आपकी हो रही ना, तो 9 महीने का बच्चा आपकी कोख में बना रहे हैं हम लोग, अपनी किताब में, अपनी क्लास में बच्चा बना रहे 9 महीने का।
फिर बच्चा सीधा साधा टेढ़ा कैसा है बाद में पता चल रहा है। तो वही भूमिका आपकी बन रही है, ठीक है ना। चलो, तो पहनावा मैंने आपको बता दिया भैया, भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। ध्रुवीय प्रदेशों का, ठंडे प्रदेशों का पहनावा अलग होता है और गर्म प्रदेशों का पहनावा अलग होता है। गर्म प्रदेशों का पहनावा अलग होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात कर लू यहीं पे, यदि मैं बात करूं आपके लिए यहीं पे, देखो एक इंडिया का मैप बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपने लिख लिए रंग रूप काठी पहनावा, ये आपने लिख ही लिए होंगे। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है बट आप लोग एडजस्ट करना। एक मैप बनाते हैं इंडिया का, ठीक है ना। आप लोग मैप बनाना सीखना, आप लोग के लिए भी। और अन्य टीचर की तरफ मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे मैप खराब है, क्यों, मुझे पता है अपने मैप पे मैं कॉन्फिडेंस में रहता हूं हमेशा। बनता है बेकार बट कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बच्चों को समझ में आना चाहिए, खुद को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री देना बिल्कुल पसंद है कि मेरा मैप खराब है, हंसना मत, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, जैसा है समझ में आना चाहिए बस। मैं आपको बता रहा था, यदि यहाँ का जो व्यक्ति है उसके व्यक्ति का पहनावा अलग होगा, और जो इस क्षेत्र में व्यक्ति है, जो कि आपका इस क्षेत्र में व्यक्ति है, उसका पहनावा अलग होगा कि नहीं। रंग रूप बता दिया, यहाँ का रंग अलग होगा, यहाँ का रंग अलग होगा। कद काठी भी मैंने आपको बता दी कैसे अलग होगी। अब बात करते हैं हम लोग नृत्य पर, डांस पर, त्योहारों पर, उत्सव पर, कला एवं संस्कृति। आपके टॉपिक में एक बहुत इतिहास में एक बहुत अच्छा टॉपिक कला एवं संस्कृति, जिसमें हम लोग स्थापत्य कला की बात करते हैं, जिसमें हम लोग नृत्य की बात करते हैं, जिसमें हम लोग उत्सव की बात करते हैं, जिसमें हम लोग साहित्य की बात करते हैं, जिसमें हम लोग भाषा शैली की बात करते हैं, करते कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें आपकी भूगोल से प्रभावित होती है। सुनना क्या क्या, मैं एक एक चीज, मैं सबसे बात करता हूँ स्थापत्य की। स्थापत्य कैसे भूगोल से प्रभावित होता है। आपने इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ी होगी या किताब पढ़ी होगी एनसीईआरटी, या भूगोल की आपने किताब पढ़ी होगी एनसीईआरटी, आपने वहां पे देखा स्थापत्य की बात कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं, स्थापत्य की। देखो कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति भी भूगोल से प्रभावित होती है। कैसे होती है अभी बता रहा हूं मैं आपको। कला एवं संस्कृति भी भूगोल से प्रभावित होती है। कैसे होती है, स्थापत्य। यदि आपने कब दिख रहा है ना आपको स्थापत्य लिखा हुआ है, यदि आपको याद हो, आपने किताब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा भैया कि जहां पे अधिक बारिश होती है, जहां पे बाढ़ आने की संभावना होती है, वहां पे मकान हमेशा ऊंचे पिलर पे बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने असम में मकान देखे होंगे, आपने असम क्षेत्र में मकान देखे होंगे, असम क्षेत्र में आपने मकान देखे होंगे, मकान या जो घर जिसको हम बोलते हैं घर, आपने हमेशा देखे होंगे यहाँ पे जो घर होते हैं कैसे होते हैं, जमीन से कुछ ऊंचाई पे बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है आपकी क्या करती है, यहाँ पे बाढ़ का मैदान बनाती है, और हर साल बाढ़ आती है। जब हर साल बाढ़ आती है तो मकान तो बह जाएंगे, तो बाढ़ के पानी से ऊपर रहने के लिए मकान हमेशा क्या करते हैं, पिलर के ऊपर खड़ा कर देते हैं, भैया बाढ़ का पानी बहने दो। सब छोड़ो, आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में जितने भी घर बनते हैं, राजस्थान में जितने भी घर बनते हैं, अधिकांश घरों में तलघर होता है। अधिकांश घरों में क्या होता है, तलघर होता है। अधिकांश घरों में तलघर होता है। अब तलघर क्यों होता है, कोई बताएगा। तलघर, तलघर मतलब कि जिसमें पानी हम लोग बचा के रखते हैं, पानी स्टोर करते हैं, वाटर टैंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक बार मुझे बताएगा क्लास में कौन कौन उपस्थित है। आज की क्लास बता दो सभी के लिए ओपन है, जो हमारे कलम कॉपी बैच के मेंबर्स है उनके लिए भी, जो ओपन मेंबर्स है उनके लिए भी, ठीक है ना। तो कौन कौन क्लास में बता दे मुझे, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने राजस्थान में देखा होगा तलघर होता है, क्यों होता है, क्योंकि पता है आप रेगिस्तानी जमीन है, रेगिस्तानी जमीन है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी से बचने के लिए आदमी क्या करेगा, गहराई में मकान के अंदर, जमीन के अंदर मकान बनाएगा। नंबर एक, क्या, गर्मी से बचने के लिए। नंबर दो, भाई पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी, भाई गर्मी में रहेगा तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो पानी बेकार जाएगा शरीर का। तो पानी से बचने के लिए भी हम लोग जमीन के थोड़ा अंदर रहते हैं, जैसे बिल में रहते हैं ना जानवर, बिल में आपने देखा होगा, रेगिस्तान में कोई जानवर नहीं दिखेगा आपको दिन दहाड़े, रात में ही दिखेंगे जितने दिखेंगे, ठीक है ना।
रेगिस्तान में यदि व्यक्ति दिन में चल रहा है तो धूप से दिक्कत है, और रात में चल रहा है तो जहरीले सांप से दिक्कत है। ठीक है ना, जैसे सांप वगैरह बिल में रहते हैं ना, ऐसे इंसान भी बिल में रहता है। दूसरा क्या भाई, पानी की कमी, वर्षा कम होती है, तो पानी को बचा के रखने के लिए क्या, जल संरक्षण के लिए। आप देखना इतिहास में, आप लोग इतिहास में देखना, स्थापत्य में जितने भी बावड़ी आपको मिलेंगी, जितने भी बावड़ी आपको मिलेगी, कहां मिलेंगी आपको, इस इलाके में मिलेंगी। आपको कहीं यहाँ पे कोई बावड़ी नहीं मिलेगी। बावड़ी समझ रहे हो, बावड़ी शब्द, बावड़ी जो होता है पानी को बचाने के लिए स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको बाब बोलते हैं, रानी की बाब बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जय सिंह की बाब, रानी की बाब, अजमेर की बाब बोलते हैं। हम लोग राजस्थान में रहते हैं और हम अजमेर की बाब जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बाब जिसको बोलते हैं, बावड़ी जिसको बोलते हैं, वो चीज, ठीक है ना। कभी आपको इस इलाके में देखने नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। चलो इसकी बात छोड़ो, मंदिर स्थापत्य शैली, आप लोग क्या पढ़ते हो स्थापत्य में, मंदिर स्थापत्य शैली पढ़ते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हो, मंदिर स्थापत्य शैली पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। आप लोग मंदिर स्थापत्य शैली पढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य शैली भूगोल से कैसे प्रभावित है, देखो आज सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम लोग, भूगोल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझना। मंदिर स्थापत्य शैली में आप तीन चीजें पढ़ते हो, एक नागर पढ़ते हो, एक मिनट वापस करो, इसी पेज को छोटा करके हम लोग यहां पे लिखेंगे, जिससे परेशानी हमें नहीं आएगी। चलो आप लोग क्या पढ़ते हो, नागर पढ़ते हो, द्रविड़ पढ़ते हो और बेसर पढ़ते हो। बेसर शैली ये क्या की मंदिर स्थापत्य की शैली है, ये क्या आपकी मंदिर स्थापत्य की शैली है। आपने नागर शैली में देखा होगा, आपने नागर शैली की एक विशेषता देखी होगी कि नागर शैली के जितने मंदिर होते हैं एक ऊंचे आधार पर बनाए जाते हैं, एक ऊंचे आधार पर मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नागर शैली के आपके जो भी मंदिर होते हैं एक ऊंचे आधार पर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मकान है आपके, नागर शैली कहां पे विकसित होती है, नागर शैली आपके उत्तरी भारत में। देखो यदि आपने कभी भौगोलिक ज्ञान आपको होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास कहां हुआ है, आपका उत्तर भारत में हुआ है। नागर शैली का विकास कहां हुआ आपका, उत्तर भारत में। कहां हुआ है, उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली का विकास कहां हुआ आपका, दक्षिण भारत में हुआ है, ठीक है ना। द्रविड़ शैली का विकास आपका दक्षिण भारत में। आप देखते हैं नागर शैली के जितने मंदिर एक ऊंचे आधार स्तंभ पे बनते हैं और इन पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं। लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर कभी भी आधार पर ही बनते हैं, सीधे जमीन पर बनते हैं, सीधे जमीन पर बनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखते हो दक्षिण भारत क्या प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण भारत क्या आपका प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार तो पहले से मजबूत नींव मिल गई आपको, पहले से मजबूत नींव मिल गई आपको, हलचल नहीं है, स्थायित्व वहां पे है। अब स्थायित्व वहां पे है तो हिलना ही नहीं कोई चीज, तो ना भूकंप की संभावना ज्यादा, ना मंदिर टूटने की संभावना ज्यादा। इसलिए यहाँ के मंदिर आपको कैसे मिलते, सीधे जमीन से लगे हुए मिलते, बहुत छोटा सा आधार होता है। कहा कि द्रविड़ शैली के और बेसर शैली दोनों की मिक्स मिलती है। मंदिर निर्माण हो गए। अजी आप लोग उत्तर में जाओ, अभी आप लोग जम्मू कश्मीर घूम के आओ तो जम्मू कश्मीर आपको बौद्ध मठ मिलेंगे, बौद्ध मठ। तो बौद्ध मठों की छत आप लोग देखें कुछ ऐसी होती है, बौद्ध मठों की छत कुछ ऐसी होती है। अब छत ऐसी क्यों होती है, जिससे यदि इस पे बर्फ गिरती है तो बर्फ इस पे रखी ना रहेगी, यदि रखी रहेगी तो छत टूट जाएगी, टूटकर ध्वस्त हो जाएगी, तो बर्फ क्या नीचे खिसक जाए, इसलिए छत ऐसी होती है, ठीक है ना। चलो इतना चर्चा कर ले स्थापत्य में। अब आते हैं लोग अध्यात्म के ऊपर, धर्म के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। धर्म की बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, भाई समझना है भूगोल है क्या चीज। हमने क्या बोला सबसे पहले लाइन, क्या बोली हमने कि भूगोल क्या है, भूगोल मानव जीवन शैली की जो पद्धति होती है या मानव जीवन शैली का जो सिद्धांत होता है उसका अध्ययन ही भूगोल है, उसका अध्ययन ही भूगोल है कि नहीं। सर राम मंदिर भी नागर शैली में बना है ना, हाँ राम मंदिर भी नागर शैली में। आप देखो आधार स्तंभ कितना मोटा आधार उसका, लगभग 10 से 12 सीढ़ियां होती है जब हम लोग ऊपर तक पहुंच पाते हैं। फिर अंदर जाके मंडप मिलते हैं, मंडप के गर्भगृह मिलते हैं आप लोग को, है कि नहीं। चलो मैं बात कर रहा था किसकी भैया, कि अपना आध्यात्म जो आपका धार्मिक विकास हुआ है। आपके यहाँ पे धार्मिक विकास अलग हुआ है, इस्लाम जगत का अलग हुआ है, जैनिज्म अलग है, बौद्धिज्म अलग है।
लेकिन कुछ समानताएं हैं। अब भूगोल में समानताएं कैसे होती है, सुनो कैसे होती है। आपको पता है, यदि में वर्ल्ड मैप पे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है आपका इंडिया, ये अरेबियन प्रायद्वीप आपका, ये यहाँ पे पूरा पश्चिम एशिया, ये आपका पूरा पश्चिम एशिया। इंडिया में देख, अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग कहते ना कि भाई रोम और मिस्र मिट गए जहां हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ऐसा देश है मेरा, कि हमारे देश की कोई हस्ती मिटती नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में तत्व मौजूद थे, वही तत्व आज भी मौजूद हैं। भगवान शिव की पूजा लिंग और योनि के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती थी, आज भी होती है। वैदिक काल में जो देवता पूजे जाते आज भी पूजे जाते हैं। लेकिन जहां पे इस्लाम गया, इस्लाम अपना जब विस्तार कर रहा था, जहां पे भी गया उसने सारे धर्म संस्कृति को मिटा दिया और अपने इस्लाम जगत को फहराया। लेकिन जब इंडिया में इस्लाम आया तो ना इस्लाम को कोई दिक्कत हुई, ना इंडिया के जो धर्म थे पहले उनको दिक्कत हुई। हमने अपने आप में उसको संभाल लिया। इस्लाम ने कुछ तत्व हिंदू से ग्रहण लिए, मतलब जो इंडिया का अपना सनातन धर्म था, इस्लाम ने कुछ तत्व वहां से ग्रहण किए और सनातन ने कुछ तत्व वहां से लिए। दोनों में समन्वय हो गए। देखो यहाँ पे कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, आप लोगों ने आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। मैं सिर्फ आपको भूगोल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना भैया। सबके उत्पादन की, सबके उत्पत्ति की शैली अलग अलग भूगोल से प्रभावित है, और ठीक है ना। अब बात सुनो, अपने यहाँ पे समन्वय, मैंने बोला समन्वय, मैंने दो शब्द यूज किए, समन्वय, और एक शब्द कर रहा हूं अध्यात्म। एक शब्द क्या है, अध्यात्म। सबसे पहली बात अध्यात्म, सबसे पहली बात करो समन्वय का मतलब क्या होता है। समन्वय का मतलब कि हम दो मित्र मिल रहे हैं या दो व्यक्ति मिल रहे हैं, इन लोग के मध्य जो बात हो रही है उनमें समन्वय है। हम लोग की बातों में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो रहा है, समन्वय कर रहे हैं। हम लोग विपरीत विचारधारा के होने के बाद भी साथ रह रहे हैं, ये समन्वय है। आपकी पसंद कुछ अलग है, मेरी पसंद कुछ अलग है, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट बोलते हैं हम लोग की नहीं, तो ऐसी समन्वय संस्कृति होती है। तो देखो मैंने क्या बोला कि भैया इस्लाम जहां पे भी अपने विस्तार क्रम में गया, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि इस्लाम जहां पर भी विस्तार के क्रम में गया है ना, जहां पर भी, वहां पर क्या हुआ, उसने अपना परचम लहराया। लेकिन जब इंडिया में आया तो इंडिया पहले से सनातन की दीवार खड़ी हुई थी। अब हमारा सनातन इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे समन्वय कार्य नहीं किया। आप देखो इस्लाम का उदय किन परिस्थिति में हुआ था, इस्लाम का उदय रेगिस्तान की परिस्थिति में हुआ था। ना जहाँ सही से खाने को कुछ मिलेगा, ना सही से पानी पीने को मिलेगा, ना एक समाज मिलेगी, ना एक संस्कृति मिलेगी। विभिन्न जनजातीय समुदाय वहां पे मिल रहे थे आपको। वहां पे क्या, विभिन्न जनजातीय समुदाय मिल रहे थे। वहीं भारत की बात करें तो भारत एक ऐसी भूमि थी, गौर से सुनना, भारत एक ऐसी भूमि थी जहां पे खेती किसानी अच्छी थी, खाना पीना अच्छा था, अच्छी समृद्धि थी, ठीक है नहीं। जब यहाँ पे इसका उदय हुआ तो इसने मोक्ष के लिए क्या माना, जो लोग बोलते अल्लाह के पास जाना, तो इनकी मोक्ष की संकल्पना क्या है, स्वर्ग की संकल्पना क्या है, बताओ। कि वहां पे अच्छी हरियाली होगी, वहां पे अच्छे फूल बगीचे होंगे। आपने चार बाग शैली पढ़ी होगी ना मुगल काल में, चार बाग शैली, ये आप लोग पढ़ेंगे अभी। चार बाग शैली में क्या, तो बागान बने होते हैं, हरे भरे बगीचे होते हैं। स्वर्ग की, इनमें जो मोक्ष की या स्वर्ग की संकल्पना की गई है कि स्वर्ग कैसा होता है, उस तरीके से बताया गया है। लेकिन अपने यहाँ पे मोक्ष की संकल्पना क्या है, अपने यहाँ पे मोक्ष की संकल्पना क्या है भैया, इन सभी विकारों से दूर हटना। अपने पास जो परिग्रह है ना, अपने पास जो परिग्रह, धन दौलत संपत्ति, मताई बेटा बाप मोड़ा मोड़ी, सबको छोड़ छाड़ के, मतलब हमारे यहाँ पे छोड़ने की चीज बताई गई है। हमारे यहाँ पे जो भारत के जितने भी धर्म है, देखो भारत के जितने भी धर्म है, सबकी एक अवधारणा है मोक्ष। मोक्ष में सबको क्या, यहाँ पे धीमे धीमे सब कुछ त्यागने की भावना की गई है, त्याग की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या की गई, यहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे अपनाने की बात की गई है। अब आप समझ रहे हो ना भौगोलिक दशा, मैं बोलने का चाह रहा हूं, आप लोग समझ गए ना, हाँ या ना में जवाब देना कि आप लोग मेरी बात को समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से धर्म पर भी अभी बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बात करूं ना आराम से 6-7 घंटे लेक्चर ले सकता हूं। जब मैं, यदि आप मेरे कभी वीडियोस कभी देखो आप लोग, मैं शेयर करूं तो वहां पे देखना, हम लोग कभी सेमिनार पे जाते थे तो इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा होती थी। इतिहास के विशेषज्ञ रहे, भूगोल के विशेषज्ञ रहे ना, तो 3-3 घंटे इन्हीं टॉपिक पे चर्चा होती थी। लेक्चर होते गेस्ट फैकल्टी, कॉलेज में जाना, तो कॉलेज में लेक्चरर बनकर हम लोग जाते थे कभी कभी, तो वहां पे इन्हीं चीज पे चर्चा होती, 2.5-3 घंटे होती चर्चा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बता दिया आपका, देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग आ गए हैं यहां तक,
रंग रूप, वापस आते हैं, चलो यहां तक रंग रूप कद पहनावा कला संस्कृति स्थापत। अब भाषा की बात करते हैं, भाषा की बात, बस लास्ट भाषा की बात करता हूं मैं आपसे, मैं छोड़ दूंगा आपको इस टॉपिक को, अगले टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग। भूगोल क्या चीज है, भूगोल का सिलेबस क्या क्या है, थोड़ा बहुत आपको इसमें से लिखवा भी दूंगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो रंग वो सॉरी भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं। अब एक चीज सुनना आप लोग, जो जितनी कठिन परिस्थिति में रहेगा उसकी भाषा उतनी तीखी होगी कि नहीं होगी। क्लास 2 घंटे की चलेगी प्रॉपर तरीके से, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है ना। जो जितनी कठिन परिस्थिति में रहेगा उसकी भाषा उतनी तीखी होगी कि नहीं। जो जितनी अच्छी परिस्थिति में रहेगा उसकी भाषा सरल और सौम्य होगी कि नहीं। आपने खुद अनुभव किया होगा अपने कॉलेज में, जो बड़े घर से लोग आते हैं, जो अच्छी परिवार से होते हैं, बहुत धीमे धीमे फोन पे बात कर लेते हैं, या बहुत बहुत स्लो आवाज में, बहुत मीठी आवाज में बात करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, हम तुम जैसे लोग आपस में क्या चिल्ला के बात करते हैं, बहुत तेज आवाज, बुलंद आवाज में। अपने आस पड़ोस की आंटियां देखो कितनी चिल्ला के बात करती हैं। यदि भाई अपने घर में बगल में बड़ा आदमी रहता है कोई, तो उनके घर की आवाज अपने तक नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो सिर्फ धन संपत्ति की बात नहीं, भूगोल की बात कर रहा हूं मैं आपको, सुनना। यदि वही बात करूं मैं, चलो एमपी को लेते हैं इस बार। अभी तक हम इंडिया घूम रहे थे ना, वर्ल्ड घूम के आ गए, आपको एमपी घुमाते हैं। चलो, एमपी घुमाते हैं। आपको पता है, आपको एक चीज पता होगी, एमपी के भूगोल में जब भी आप पढ़ते हो, एमपी के भूगोल में जब भी आप पढ़ते होंगे, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, कठोर है। कठोर कैसे भैया, गर्मियों में तेज गर्मी, ठंडियों में तेज ठंड। मुझसे पूछो, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अभी, अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, दिन भर अच्छी गर्मी होती है, रात में ठंड लगती है। तो गर्मियों में तेज गर्मी और ठंडियों में ठंड, एमपी की बात कर रहा हूं मैं। वही मालवा में आ जाओ अपन, भाई हम लोग मालवा क्षेत्र पे आ जाते हो। आपको पता है फाइयन अंकल थे, वो क्या कहे, मालवा की जलवायु सबसे अति सुंदर है, सबसे मृदु जलवायु है, सबसे नरम जलवायु है, आदर्श जलवायु। कैसी है, आदर्श जलवायु। अब बताओ, आप बोल तो भैया इंदौर में जो बंदा रहता है अच्छे से बात करता है, क्यों रहता है, क्यों बात करेगा भाई, उसके पास सुख सुविधाएं सारी हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं, हमें परिस्थितियों से लड़ना है। आपके माइंड में एक चीज रहती है, जैसे इंडिया लेवल पे हरियाणा के लोग, जो हरियाणा के लोग होते हैं लड़ने वाले होते हैं, जो बिहार के लोग होते हैं मेहनती होते हैं, ऐसी एमपी में रहती है जो भिंड के लोग होते हैं, भिंड मुरैना सतना के लोग, यहाँ पे भिंड मुरैना, यहाँ पे सतना साइड के लोग हमेशा लड़ने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। आपके माइंड में आती है इस चीज की नहीं, आपने ऐसी कथानक सुने कि नहीं। तो आप जो भी आपसे ऐसा बोले, बोलना भैया आप भी वैसे हो जाओगे जब वहां पे रहने जाओगे तो, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके विकास में ऐसी भूमिका भौगोलिक परिस्थिति ने निभाई है कि उनकी स्थिति आज ऐसी है, उनके बात करने का तरीका ऐसा है, उनके रहन सहन का ऐसा तरीका है, उनके पहनावे का तरीका ऐसा है। अब देखो एक चीज सुना, यदि व्यक्ति फॉर्मल में रहता है, एक शर्ट पहनता है, एक पैंट पहनता है, नॉर्मल अच्छा लगता है। अब जो व्यक्ति यहाँ पे गर्मी में रहेगा फुल टाइम, वो क्या सोचेगा, भाई ऐसे कपड़े पहनो जहाँ पे हवा लगे, तो हाफ टी शर्ट पहनेगा। और हाफ टी शर्ट पहनेगा, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी होगा तो क्या बोलोगे, ए लड़ने वाला आदमी है, तो गुंडा आदमी है, बोलेंगे कि नहीं हम लोग ऐसा कि नहीं। तो बता रहा हूं मैं, देखो पर्सनल मत लेना, कोई कहीं का है तो पर्सनल बिल्कुल मत लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि हर जगह पे हर चीज भौगोलिक परिस्थितियां डिपेंड होती है कि भैया कैसे करना है। हमने धर्म की बात की थी, धर्म में नॉन वेज और वेज की बात आती है, तो भैया हम बोलते इस्लाम नॉन वेज खाता है, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में नॉन वेज को प्रधानता दी गई है। अब ऐसी प्रधानता क्यों दी गई है, भैया उनकी स्थिति हमने देखी, ऐसी स्थिति में उनका विकास हुआ है, रेगिस्तान जहाँ पे खेती किसानी नहीं है, जहाँ पे खेती किसानी नहीं, तो क्या मिलेगा खाने को, जो जानवर होंगे वही खाएंगे। और इंडिया में देखो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कभी भी नॉनवेज की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका विकास, अपने इंडिया के धर्मों का विकास ऐसी स्थिति में हुआ है जहाँ पे धन संपदा अच्छी है, खाद्यान्न अच्छा है, जंगल अच्छे हैं, जम्बूदीप नाम भी बोलते हैं, जम्बूदीप जामुन के फल वाले होते थे, मतलब जब वहां पे वन अच्छे तो वहां पे खाने के लिए सब सुविधा है अपने पास। अब वो मूर्ख होते हैं जो यहाँ पे रह के बोलते हैं नॉनवेज खाते हैं। भाई अच्छी अच्छी चीज खाने को जब मिल रही है, अपने यहाँ पे इतने ऑप्शन है तो खाओ, ठीक है ना। अपने गांधी जी देखो, गए थे कहाँ, इंडिया से बाहर, लेकिन वहां पे क्या बोले, भैया नहीं हम इंडियन है, हम इंडियन जैसे भूखे रह लेंगे, इंडियन जैसे बन के रह लेंगे हम लोग। आप एक चीज देखना,
जो नॉनवेज खाने वाला होगा कभी उपवास नहीं कर पाएगा, उसको भूख नहीं, अफरा चढ़ा रहेगा, उसको भूख नहीं लगी, लेकिन कभी उपवास नहीं कर पाएगा वो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो कैलोरी होती है बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। लेकिन जो वेज खाने वाला होगा, आपने देखा सनातन संस्कृति में हमेशा कहा गया कि आप 7 दिन में एक उपवास करो। किसी ना किसी दिन को किसी ना किसी भगवान से जोड़ दिया गया है। सोमवार शंकर जी से जोड़ दिया गया है, गुरुवार बुधवार गणेश जी से जोड़ दिया गया है, शनिवार शनिदेव से जोड़ गया है। किसी ना किसी एक भगवान को तो मान लो, एक उपवास कर लो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में इतनी कैलोरी है कि एक्स्ट्रा कैलोरी ना हो जाए, इसलिए हफ्ते में एक दिन का उपवास करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्मों को भी भूगोल ने प्रभावित किया है। और भी बात, बलि प्रथा, दान प्रथा, आहार प्रथा, सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है ना। संपत्ति के लिए जो विवाद होते हैं अपने यहाँ पे क्यों होते हैं, वो भी भूगोल में आता है आपका। बट इतना ज्यादा हम लोग अब नहीं जाएंगे, थोड़ा आपको लिखवा दे रहा हूं मैं आपके लिए भूगोल क्या चीज है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखना शुरू करेंगे, आप लोग पेन कॉपी ले लें। हेडिंग डालें भूगोल क्या है। हेडिंग डालें भूगोल क्या है, इतने में मैं आपकी कमेंट देख ले रहा हूं। जितेंद्र जी, हर्षदा, समझ में आया आपको कि नहीं आया? प्रिया खरे, संजना पटवा, दीपा विश्वकर्मा, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? एकता जैन, प्रियु द्विवेदी, आप लोग को बातें समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला है? हाँ, सारी कमेंट्स मेरे पास शो हो रही है। चलो चलो, नीतू गौतम जी, तो लिखना है भूगोल क्या है। तो लिखो भूगोल। अभी और भी बढ़ेगा, और भी डिस्कशन होगा इसमें, ठीक है ना। अभी और भी चीजें हैं, बट आप लिखना शुरू करो यहाँ पे। देखो भूगोल, भूगोल मानव जीवन पद्धति, पद्धति के अध्ययन का विषय है। पद्धति के अध्ययन का विषय है। अध्ययन का विषय है, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग मानव जीवन शैली के मानव जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं जिसमें हम लोग मानव जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं यथा यथा रंग रूप यथा रंग रूप, कद काठी, पहनावा, कला एवं साहित्य, स्थापत्य, पर्व, उत्सव उत्सव इत्यादि को इत्यादि को इत्यादि को प्रभावित करने वाली इत्यादि को प्रभावित करने वाली विभिन्न भौगोलिक दशाओं का विभिन्न भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। मुझसे रिपीट करने का कोई नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि मैं पेन कॉपी लेके बैठता हूँ साथ में, बट उसमें जो लिखा है वो नहीं लिखवाता आपको, ठीक है ना। मैं अपने मन से ही आपको लिखवाता हूँ, तो रिपीट करने का कोई बिल्कुल नहीं बोलेगा, सर रिपीट कर दो, क्योंकि जो सेंटेंस एक बार आ गया वापस नहीं आता वो। आप मेरी पिछली क्लास में भी जिसने पढ़ा होगा कभी, तो उनसे पूछना, हर क्लास में अलग अलग नोट्स होते हैं। क्यों नहीं, क्यों होते हैं? कि कुछ भी अच्छे से अच्छा लिखवाने का प्रयास करता हूँ बस। लिखा आपने? पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे लिखेंगे भूगोल, पैराग्राफ चेंज करना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भूगोल
भूगोल भौतिक प्रकृति, भूगोल भौतिक प्रकृति भौतिक प्रकृति के, भूगोल भौतिक प्रकृति के, कमेंट किया आप लोग की, भूगोल भौतिक प्रकृति का अध्ययन है, भूगोल भौतिक प्रकृति का अध्ययन है, लेकिन भूगोल भौतिक प्रकृति का अध्ययन है, लेकिन 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 बिना मानवीय क्रियाकलापों के, लेकिन बिना मानवीय क्रियाकलापों के, लेकिन बिना मानवीय क्रियाकलापों के लेकिन बिना मानवीय क्रियाकलापों के पूर्ण नहीं है। क्या? बिना मानवीय क्रियाकलापों के पूर्ण नहीं है। अब आपने एक लाइन लिखवाई मैंने, भूगोल क्या है? मैंने क्या लिखवाया लास्ट में कि भूगोल, सुनना फिर से, कि भूगोल भौतिक प्रकृति का अध्ययन है लेकिन बिना मानवीय क्रियाकलापों के पूर्ण नहीं है। मतलब कि हमने कुछ भी चीज हो रही है ना, भूगोल से प्रभावित हो रही है, और तो कहीं ना कहीं भूगोल भी मानव से प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं भूगोल भी मानव से प्रभावित होता है कि नहीं? चलो, अब यहाँ पे एक शब्द है भौतिक प्रकृति। क्या शब्द है? भौतिक प्रकृति। ठीक है ना? तो अब हेडिंग डालेंगे, माइनर हेडिंग भौतिक प्रकृति। देखो, मैं कुछ शब्द बोलता हूं, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग। जब भी आपसे बोलूंगा कि मुख्य या मेन हेडिंग डालना है आपको, तो नोट्स में आपको बीचों बीच डालनी है। जब भी मुख्य या मेन हेडिंग की बात करूंगा तो आपको नोट्स में बीचों बीच डालना है। मैंने बोला सब हेडिंग, सब हेडिंग आप साइड में डाल सकते हैं। और जब मैंने बोला माइनर हेडिंग या पॉइंट, तो माइनर हेडिंग में क्या, कोई भी सिंबल बना के सीधा लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो नोट्स बनाने की कला होती है। नोट्स जितने अच्छे हमारे पास रहेंगे ना, उतना अच्छा हम एग्जाम हॉल में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और नोट्स भी दो तरीके के बनते हैं, दो तरीके से। एक तो पॉइंट वाइज नोट बनते हैं, जैसे हमें आंसर राइटिंग करना है, पॉइंट 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 लिख के। दूसरा नोट्स होता है पैराग्राफिक फॉर्म में। पैराग्राफिक फॉर्म में फायदा क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ने में समझ में आ जाती है वो चीज। लेकिन पॉइंट में फायदा क्या होता है? पॉइंट में फायदा होता है कि सीधा उठा के हम एग्जाम हॉल में रखाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों लेके चलेंगे, पैराग्राफ में भी लेके चलेंगे और पॉइंट में लेके भी चलेंगे। कुछ कम भी लेके चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो हेडिंग डालो क्या, माइनर हेडिंग भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति लिखो, डैश देके। लिखो, वह भौतिक तत्व या भूतत्व, वह भौतिक तत्व वह भौतिक तत्व या भूतत्व जो, देखो मैंने पहले बता दिया, आज की क्लास थोड़ा आपको लगी बड़ी हो रही है या कुछ अलग चीज पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपको सिलेबस से जोड़ना है। एक बार आप सिलेबस में जुड़ जाएंगे ना, तो हम लोग यूनिट वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है ना? अभी आपसे पढ़ते चले हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। देखो, वह भौतिक तत्व या भू तत्व जिन्हें प्रकृति ने जन्म से दिया है, जिन्हें जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है, जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है, जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है। लिखा, वह भौतिक तत्व या भूतत्व जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है या प्रकृति के जन्म से है। तो लिखना, वह भौतिक तत्व या भूतत्व जो या जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है तथा 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 भौतिक शास्त्र के तथा भौतिक शास्त्र के तथा भौतिक शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। भौतिक शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं।
नियमों का पालन करते हैं। अब एक कमेंट आई थी अपने पास, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। अब वही चीज यहां पे आने वाली है आपके लिए, देखो, पालन करते हैं, ठीक है ना, लिखा आपने। चलो, यथा लिखना, यथा, यथा या जैसे, जैसे, जैसे लिखो तीन भूतत्व अपने पास, क्या, तीन भूतत्व, और डैश दे के लिखना स्थल मंडल। इसको जैसा लिख लो वैसे लिख लेना, ठीक है, तीन भूतत्व, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये ऐसे भूतत्व हैं जिनको प्रकृति ने जन्म दिया है, प्रकृति के जन्म के साथ से चले आ रहे हैं और भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? कौन कौन क्लास में यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब आपको एक एक लाइन लिखवा दो, जलमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, तो लिखना जल स्थल मंडल नीचे, लिखना स्थल मंडल नीचे लिखना आप लोग, स्थल मंडल में हमारी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय भाग, हमारी पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय भाग, जिसमें हमारी पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय भाग जिसमें पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान इत्यादि शामिल होते हैं, पर्वत पठार मैदान इत्यादि शामिल होते हैं। इत्यादि शामिल होते हैं। अभी परेशान मत होना, स्थल मंडल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, हम लोग स्थल मंडल फिर से पढ़ेंगे, जब पर्वत पठार मैदान पढ़ेंगे ना, वहां पे स्थल मंडल पढ़ेंगे, उच्चावच कितने प्रकार के तो वो पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार से बनते हैं वो पढ़ेंगे, उनकी निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। दूसरा जलमंडल, जलमंडल, जलमंडल लिखो, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर ठोस द्रव एवं गैस अवस्था में, जहां पर ठोस द्रव एवं गैस अवस्था में, ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्था में जल उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। अभी तक आपके माइंड में आता है कि ये समुद्र वाला क्षेत्र जलमंडल हो गया, और जहां धरती पर हम लोग रहते हैं वो स्थल मंडल हो गया, है कि नहीं। वायुमंडल हवा का क्षेत्र हो गया, आपके माइंड में आ रहा। लेकिन मैंने क्या लिख दिया, ठोस द्रव गैस। अब मतलब कि धरातल पर यदि हिमकण पाए जा रहे हैं तो वो भी आपका जलमंडल में आएगा, ठीक है ना। यदि हिमटोपियां पाई जा रही, ग्लेशियर्स पाए जा रहे हैं तो वो भी आपके जलमंडल का भाग कहलाएगा, इस बात का ध्यान देना आप लोग। तो ठोस द्रव गैस तीनों भाग लिखा है मैंने, ठीक है ना। जलमंडल हो गया, देखो वायुमंडल, वायुमंडल डैश देके लिखो, वायुमंडल लिखो डैश देके, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का आवरण, सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का आवरण,
जो कि जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलो, तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब एक आता है जैव मंडल। भैया हमको क्या करना है, मानव क्रियाकलाप भी तो करने हैं। तो मानव क्रियाकलाप कहाँ पे होते हैं, मानव क्रियाकलाप कहाँ पे, जैव मंडल में। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, पहले लिखेंगे आप लोग, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। हेडिंग डालो लास्ट में जैव मंडल। क्या डालो, जैव मंडल। जैव मंडल या बायोस्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, जैव मंडल, बायोस्फीयर। लिखो, इसको पॉइंट में लिखना, ठीक है ना, इसको पॉइंट में लिखना। पहला पॉइंट लिखना, पहला बार लिखना, धरातल का वह हिस्सा, सॉरी धरातल करने, हाँ धरातल चल जाएगा, स्थल या पृथ्वी का, से लोगो पृथ्वी का वह हिस्सा, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीव जंतु निवासरत होते हैं, जीव जंतु निवासरत होते हैं, निवासरत होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, इस क्षेत्र में यह वह, यह वह, छोटा भाग है, छोटा भाग है, यह वह छोटा भाग है जहां जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में मिलकर, जहां स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आपस में मिलकर जीवन योग्य, जीवन योग्य जीवन योग्य जीवन योग्य, ओम शांति, जीवन योग्य जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। देखो, कभी आपने सोचा बायोस्फीयर या जैव मंडल होता क्या है, कभी आपने घर के आसपास कोई एग्जाम्पल देखा इसका, आप लोग लिख गया आपका, चलो लिख लो पहले, बताओ लिख जाए तो। कुछ टॉपिक यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है, 2 मिनट ही लगेंगे समझाने में। बताओ ऐसा कुछ है आपके आसपास, घर के आसपास, जहां पे आपने इसका एक बहुत अच्छा हिस्सा देखा हो, जैव मंडल का एग्जाम्पल देखा हो। बताओ, डन, बिल्कुल सही बात है। बताओ जैव, ऐसा कोई एग्जाम्पल अपने घर के आसपास जहां पर आपने क्या जैव मंडल का एग्जाम्पल देखा हो। और दूसरा, कभी आपने स्कूल में, कभी आपने अपने स्कूल या कॉलेज में जैव मंडल का कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, आपने प्रैक्टिकल प्रेजेंट किया कोई बना के, बताओ। मॉडल, मॉडल देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि जैव मंडल को आसपास का कोई एग्जाम्पल, तो भाई हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो जीव हैं, हम भी तो जीव हैं, है कि नहीं।
तो हम भी तो जैव मंडल में रहते हैं, हमें पानी की जरूरत होती है, हमें हवा की जरूरत होती है, और रहने के लिए जमीन की जरूरत होती है। तो स्थल जल मंडल, स्थल की, जल की, वायु की, तीनों की जरूरतें हमें होती है, तीनों की जरूरतें हमें होती है। जितेंद्र ध्रुवे जी, सर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या, क्योंकि 11 AM से ड्यूटी का टाइम हो जाता है। देखो अभी आज पहली क्लास है, थोड़ा एडजस्ट करो, या आप थोड़ा आके बाद में देख लेना। अभी आज तो पॉसिबल नहीं, क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो उसके बाद जैसा जो होगा आपको बताएंगे। बट आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस इतना बताना मुझे अभी। तो हम लोग हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो जीव हैं, तो हमें भी तो जल चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। ये होगी चलो बात एक एग्जाम्पल की। यदि मैं आपसे बोलूं एक छोटा सा मॉडल, एक छोटा सा मॉडल जहां पे जैव मंडल आपको दिखता हो, कहाँ दिखेगा? आपने घर में एक गमला लगा देखा होगा, हम लोग घर में क्या लगाते हैं? गमला लगाते हैं, गमला। घर में लोग पॉट लगाते हैं, लगाते कि नहीं? उसमें एक छोटा सा पेड़ भी लगा लेते हैं। चलो ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर का होता है, लो ठीक है ना, दिखेगा नहीं हालांकि। चलो अब बताओ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? देखो, इस पेड़ को विकास होने के लिए, इस पेड़ को, इस पौधे का विकास करने के लिए इसको क्या चाहिए? सबसे पहले जमीन चाहिए। तो जमीन के रूप में क्या? मिट्टी देते हैं हम लोग। जमीन के रूप में क्या देते हैं? मिट्टी देते हैं, देते कि नहीं? जल चाहिए, जल के रूप में पानी, जलमंडल। और चाहिए शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, श्वास के लिए। श्वास के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, शुद्ध चाहिए कि नहीं? तो क्या देते हैं? ये ऑक्सीजन वगैरह, CO2 O2 लेते हैं मार्केट से, वायु। तो एक छोटा सा मॉडल कभी आपने इंटरव्यू में लिख दिया ना, या कभी आपको पेपर में बनाना पड़ा, तो एक छोटा सा मॉडल है आपका जैव मंडल का। यदि 5 नंबर क्वेश्चन आ गया ना कि जैव मंडल को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करें, एक प्रश्न लिखो मुख्य परीक्षा का, एक प्रश्न लिखो यहाँ पे 7 नंबर में, एक प्रश्न लिखो। मैं आपको प्रश्न लिखवा रहा हूं मुख्य परीक्षा का। जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? एक मॉडल प्रस्तुत करें। 60 शब्दों में आपको लिखना है, 60 शब्द मतलब कि 7 नंबर में आपको लिखना है। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बताओ? देखो एक क्वेश्चन, अभी क्लास शुरू हुई नहीं अपनी, कुछ नहीं हुआ, एक प्रॉपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया है। और चित्र भी देखो कितने सरल चित्र है। हम लोग बोलते कठिन, परेशान होते हैं। अब यदि आपको फोटो में दिखा देता मैं आपको, तो क्या आप बनाना सीख पाते? मैंने आपके सामने बनाया, बनाना सीख गए हो। यदि मैं आपको क्या दिखा था, PPT लेके आता, फोटो में दिखा देता, अरे वाह क्या बात है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन होता क्या, वहां पे दिक्कत क्या थी आपको? फिर कभी आप चित्र खुद से नहीं बना पाते। लेकिन आपने एक बार बनाते हुए हमें देख लिया ना, आपने क्या किया, हम एक बार बनाते हुए देख लिया। अब जिसकी पेंटिंग अच्छी हुई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक बार बनाते हुए मुझे देख लिया, तो आप लोग क्या करेंगे, खुद से बना सकते हो वो चीज। क्या आपको कॉन्फिडेंस भाई ऐसे बनते कोई भी चीज? लो ऑयल ले लो, ऐसे कुछ पत्ती निकाल दो, लीव्स निकाल दो, लो बनेगा कि नहीं? तो कुछ नहीं होता है, आसान। तो मेरी राइटिंग कितनी गंदी है, पेंटिंग भी गंदी है, लेकिन कुछ ना कुछ बनाना सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करना आप लोग, इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करना, ठीक है ना? चलो, तो भूगोल के विषय में आपने पढ़ा अभी तक, भूगोल क्या है, भूगोल को लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, इतना आपने भूगोल के विषय में पढ़ा। लेकिन अभी थोड़ा और बढ़ना हम लोग को आगे, हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो। अभी तक सामान्य परिचय आपने हेडिंग करा ली थी, सामान्य परिचय डाली थी कि नहीं? सामान्य परिचय। अब हम लोग आते हैं भूगोल विषय के बारे में, आगे और क्या भूगोल में, फिर हम लोग आएंगे MPPSC के सिलेबस पे अपने, ठीक है ना, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब 1 घंटे आपको बचा हुआ है, 2 टॉपिक हमारे रह गए आज के। क्या? सामान्य परिचय, मतलब भूगोल की परिभाषा अच्छे से, कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है। दूसरा क्या, दूसरा क्या रह गया है
कि एमपीपीएससी के लिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, कि संपूर्ण भूगोल पढ़ना है हमारे लिए या कुछ पार्ट पढ़ना है, और कुछ पार्ट पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो जानकारी आएगी। ठीक है ना। चलो तो हेडिंग डालो, मुख्य हेडिंग भूगोल की परिभाषा। हेडिंग डालो भूगोल की परिभाषा। एक बार ध्यान देना बेटा, कोई भी विषय आपका हो, मुख्यतः भूगोल, आपको परिभाषा पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको परिभाषा पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है ना। कोई भी विषय हो आपका भूगोल में, यदि आपने परिभाषा पे ध्यान दे दिया ना तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना। चलो लिखो भूगोल की परिभाषा। अब नए पैराग्राफ से। ठीक है ना। हेडिंग डाली आपने, लिखो लिखो भूगोल नहीं, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान आज के संदर्भ में। ठीक है ना। तो लिखो वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में भूगोल ऐसा मानववादी, ऐसा मानवतावादी भौतिक विज्ञान है, आज के वर्तमान परिदृश्य में भूगोल ऐसा मानवतावादी भौतिक विज्ञान है, मानवतावादी शब्द लिखना नहीं है, मानवतावादी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है मानवतावादी भौतिक विज्ञान है जिसमें जिसमें मानव एवं जिसमें मानव एवं प्रकृति के मानव एवं प्रकृति के मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बराबर। अब पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे, पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे। अभी हमने क्या लिखा वर्तमान परिदृश्य में, अभी हमने क्या लिखा कि वर्तमान परिदृश्य में भूगोल क्या है उसकी परिभाषा रहेगी। अब भूगोल की ऑथेंटिक परिभाषा क्या है, शाब्दिक परिभाषा क्या है, उस पर हम लोग आते हैं। क्यों पेपर में अलग देखो, पेपर हो सकता है आपसे सोचने वाला पूछे, आपसे बोले सिर्फ भूगोल की परिभाषा, या आपसे पूछे भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, या वर्तमान परिदृश्य में भूगोल से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में पूछ सकता है, 7 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अभी हमने वर्तमान परिदृश्य लिख लिया, अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। दो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, शुरुआत यहां से की फिर ऐसे। मैंने बोला पैराग्राफ चेंज करना मतलब फिर से आप यहां से शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ के यहां से शुरुआत करेंगे, फिर यहां से बढ़ जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करना। ठीक है। चलो तो लिखेंगे शाब्दिक दृष्टि से, शाब्दिक शाब्दिक दृष्टि से शाब्दिक दृष्टि से भूगोल अर्थात जियोग्राफी, भूगोल अर्थात जियोग्राफी भूगोल अर्थात जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कमेंट्स बंद हो गई हैं तो आप लोग लिखते जा रहे हैं, क्लास कंटिन्यू है कि नहीं है। ऑनलाइन में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, पूछो कंटिन्यू क्लास है कि नहीं है, ऑफलाइन में ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो मैंने क्या बोला, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। लिखना जियो प्लस ग्राफी,
जियो प्लस ग्राफी ऐसे भी लिख सकते हैं, या जियो प्लस ग्राफी ऐसे भी लिख सकते हैं। जियो प्लस ग्राफी क्या भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफी। जहां जियो का मतलब, जहां जियो का अर्थ, जहां जियो का अर्थ रिलायंस अंबानी के जियो से है। लिख मत लेना, लिख मत लेना, ठीक है ना। जहां जियो का अर्थ, जहां जियो का अर्थ पृथ्वी से, जहां जियो का अर्थ पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी है। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ, ग्राफी का अर्थ विश्लेषण है, विश्लेषण है या विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक है। जहां जियो का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ विश्लेषणात्मक है। अर्थात 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 पृथ्वी का किया गया विश्लेषणात्मक अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का किया गया विश्लेषणात्मक अध्ययन, पृथ्वी पर किया गया विश्लेषणात्मक अध्ययन, सॉरी, पृथ्वी का किया गया विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखवाई है, एक वर्तमान परिदृश्य में, एक शाब्दिक परिदृश्य में, ठीक है ना। अब आते हैं भूगोल के विषय में क्या क्या होता है। अब मुख्य बिंदु पे आ गए, जो हमारी क्लास का आज का मुख्य बिंदु था कि भैया एमपीपीएस में क्या क्या पढ़ना है और भूगोल में क्या क्या होता है, हम लोग वहां पे आ गए हैं, ठीक है ना। लिख गया तक, यदि लिख जाए तो कमेंट देना डन। लिख गया तो डन करे एक बार, हाँ लिख गया, या थंब कर दे, जो भी आप लोग करते हो। अच्छा, कल का दिन कैसा रहा सबका? आप सबका कल का दिन कैसा रहा? किसने उपवास किया, किसने गम बनाया, किसने पार्टी की? बताओ कैसा रहा कल का दिन? हेडिंग डालो, मुख्य हेडिंग, मुख्य हेडिंग डालो, भूगोल पाठ्यक्रम। डैश देखिए संपूर्ण, ये मेन हेडिंग आपकी, ठीक है ना। भूगोल पाठ्यक्रम संपूर्ण। सर स्टडी की और कुछ नहीं किया, मस्त था हम। चलो कल क्या था, अरे इतने सीधे साधे बच्चे, कल क्या था? कल बसंत पंचमी थी, कल के दिन बाबर का जन्म हुआ था, कल के दिन शाहजहां गद्दी पे बैठा था, और कल ही हमारे एक बहुत दुखद दिन भी था, लेकिन वीरतापूर्वक दिन था हमारा कल। कौन सा? पुलवामा अटैक वाला, है कि नहीं। वो देश, वो सिपाही, वो दोस्त जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी कुर्बानी का दिन था। भारत माता के उन सपूतों को याद करने का दिन था जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। उन सपूतों का दिन था। एक देखो, एक आर्मी और दूसरा टीचर, चलो टीचर तो बात अलग है। आर्मी की जॉब एक ऐसी होती है ना, जो व्यक्ति जॉब के लिए काम, रुपयों के लिए काम नहीं करता है। व्यक्ति काम करता है यदि आर्मी की या देशभक्ति की, तो इसलिए काम करता है वहां पे कि उसका लिस्ट भी उस सूची में आ जाए, उसका नाम भी उस लिस्ट में आ जाए, उसका नाम भी उस सूची में आ जाए, जहां पे यदि कहीं लिखा जाए कि ये है भारत के वीर सपूत, वहां उन देश के लिए, उन देश के वीर जवानों को याद करने का दिन था कल, ठीक है ना। चलो क्लास तो मैंने ली है, कल टेस्ट लिया था मैंने, आपने टेस्ट दिया भी होगा, बहुत गजब का टेस्ट था कल का। सभी लोग बोल रहे सर कहां से क्वेश्चन लेके आए हो, लेकिन जब एनालिसिस मैंने किया तो सब बोल रहे सर अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलो
तो हम लोग करते हैं कहाँ पे, भूगोल पाठ्यक्रम संपूर्ण। अब यहाँ पे बता दूं, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि संपूर्ण भूगोल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी शाखाएं होती है, क्या काम की चीज है, क्या काम की चीज, वो चीज बताने जा रहा हूँ। देन इसके बाद 10 मिनट में बता दूंगा कि एमपीपीएससी में क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। एमपीपीएससी में क्या पढ़ना होता है वो बता दो। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग सीधे एमपीपीएससी में आ जाएंगे पढ़ने के लिए तो फिर समझ में नहीं आएगा भूगोल है क्या चीज। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में कहा था, यदि हम लोग क्या करें, जो पेपर और सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यदि पढ़ना शुरू करते हैं, जो पेपर में एमपीपीएससी पाठ्यक्रम दिया गया है यदि उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं, और बाद में यदि आप कहीं पर और क्लास करते हो, कहीं किताब से पढ़ते हो, किसी नोट्स से पढ़ते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप लोग हताश हो जाओगे, आप लोग के अंदर डर पैदा हो जाएगा, आप लोग के अंदर जो बोलते हैं जुनून था वो आपको कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? भैया हमने तो ये सब चीजें पढ़ी ही नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा किसी भी पढ़ाई की शुरू करने का होता है कि पढ़ना क्या है वो आना चाहिए, ठीक है ना। हमें पढ़ना क्या है वो चीज आनी चाहिए। तो वही चीज हम लोग बता रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए। हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है पहले वो पता होना चाहिए। क्यों पढ़ना है उससे मतलब नहीं है, वो तो सबको पता है कि भैया हमको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, उसके लिए पढ़ना है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमको एमपीपीएससी क्रॉस करनी है तो पढ़ना तो है ही, लेकिन क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। चलो, तो पढ़ना क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम, अब भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमेशा दो भागों में बांट के देखते हैं हम लोग, एक प्राकृतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, या फिर ऐसे बांट सकते हैं हम लोग, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल, ठीक है ना। दो क्या बोलते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं भूगोल को, या तो हम बोलते प्राकृतिक भूगोल या मानव भूगोल। देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ लिखना, ठीक है ना। अभी आप लोग साथ साथ लिखते चलना। संपूर्ण पाठ्यक्रम में क्या लिख रहा हूं कि भैया भूगोल को पढ़ने के दो विषय होते हैं। भूगोल को दो तरीके से पढ़ते हैं, क्या? विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, इसको बनाना साथ में आप लोग, ठीक है ना। विश्व भूगोल में दो प्रकार होते हैं, साथ साथ बनाते चलना। मेरी राइटिंग गंदी बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। विश्व भूगोल में दो चीज होती है, क्या होती है सुनना। इसको आप लोग नीचे बनाना, आप लोग इसको नीचे बनाते चलना, मैंने साइड बना आप लोग नीचे बनाते चलना, ठीक है ना। प्राकृतिक या भौतिक भूगोल, प्राकृतिक ऑब्लिक भौतिक भूगोल ऑब्लिक यहाँ पे मानव भूगोल। प्राकृतिक और भौतिक भूगोल, यहाँ पे क्या है वो मानव भूगोल, ठीक है ना। अब भैया प्राकृतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में, उसके अंदर भी बहुत सारी शाखाएं। मैं सिर्फ आपके लिए इतना बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे कि एमपीपीएससी में क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जैसे विद्वान आए आपके लिए कुछ भी पढ़ा के चले जाए, नहीं। आप मुझसे पढ़ो कहीं भी पढ़ो, आपको पता होना चाहिए बेटा कि एमपीपीएससी पढ़ना क्या है। बोलते हैं सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हमेशा आगे होते हैं, इसी वजह से आगे होते हैं कि उनको पता होता है क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको बताऊं आपको पढ़ना क्या है। देखो अभी प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल की जब बात आती है आपके लिए, तो प्राकृतिक भूगोल आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको लोग भौतिक भूगोल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या भौतिक भूगोल भी कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वी, पृथ्वी के अंतर्गत जो भौतिक आकृतियां पाई जाती है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, पहाड़, पर्वत, नदी, मैदान, सरिताएं, झरना, झील, नाले, नदी, जितनी भी चीजें पाई जाती है उनका उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। क्या
जितने भी प्राकृतिक प्रदत्त मौलिक तत्व, अच्छा लिखो एक डेफिनेशन, लिखो प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत डेफिनेशन लिखो, एक डेफिनेशन लिखो, जल्दी लिखो। भौतिक भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत लिखना, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त मौलिक तत्वों का, मौलिक तत्वों का अध्ययन, प्रकृति प्रदत्त मौलिक तत्वों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति, उनके विकास एवं उनके प्रभाव के रूप में किया जाता है, एवं उनके प्रभाव के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, लिखा इतना। अब लिखना इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, इसके अंतर्गत लिखना भौतिक भूगोल के आगे लिखना इसकी विभिन्न शाखाएं निम्नलिखित हैं, इसकी विभिन्न शाखाएं निम्नलिखित हैं। लिखो विभिन्न शाखाएं, लिखो भैया कौन कौन सी शाखाएं। खगोल विज्ञान, कौन कौन सी शाखाएं, देखो मैं आपको लिखवाऊं, इसी के अंतर्गत लिखना शाखाओं में खगोल विज्ञान, इसमें आप लोग अंतरिक्ष पढ़ते हो, इसमें आप लोग ब्रह्मांड पढ़ते हो, इसमें आप तारे सूर्य पढ़ते हो, भैया उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, देखो भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, लिखो आगे जलवायु विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में क्या होता है आपका, भू आकृति विज्ञान में आपका क्या होता है, जो पर्वत पठार मैदान होते हैं कैसे उनकी उत्पत्ति विकास हुई वो सब। ठीक है ना, जल विज्ञान में नदी नाले होते हैं। समुद्र विज्ञान में समुद्र के अंदर भी बहुत सारी स्थलाकृतियां होती है, समुद्र का उद्भव कैसे हुआ, समुद्र का विकास कैसे हुआ, समुद्र के अंदर अधिक औद्योगिक सामग्री तो कैसे हुई, ठीक है, उन सारी चीजों को बात किया जाता है। चलो लिखो क्या, समुद्र विज्ञान, ओशनियोग्राफी, ओशनियोग्राफी, ठीक है ना, समुद्र विज्ञान। अच्छा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला कोई तो नहीं है ना, कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है यहाँ पे, हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों को बेस्ट तो दिया नहीं गया था, यदि कोई हो तो बता देना इंग्लिश मीडियम वाला, उसकी भी दिक्कत नहीं है। लिखो आगे जैव भूगोल, इसी में लिखो आगे जैव भूगोल, जैव भूगोल, ठीक है ना। तो प्राकृतिक भूगोल के अंदर ये 5 शाखाएं पड़ती हैं, ठीक है ना। अभी देखोगे आप लोग, आपके सिलेबस में खगोल विज्ञान नहीं है, आपके में भू आकृति विज्ञान है, पर्वत पठार मैदान नदियां हिमालय ये सारी चीज आपके में है। जलवायु विज्ञान आपके में है, कैसे आपके में जलवायु विज्ञान, भारत की जलवायु, अनिलो लालिलो, भारत का मानसून कैसे होता है, ये सारी चीज आपके लिए है कि नहीं, ये सारी चीज आपके पास है। चलो शिवानी शर्मा, मैं हूं सर, अच्छा इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है। ओशनियोग्राफी, समुद्र विज्ञान। अब क्या आपके में समुद्र विज्ञान है, आपके में समुद्र विज्ञान इस बार नहीं है, आपके सिलेबस में समुद्र विज्ञान नहीं है। और ध्यान रखना भू आकृति विज्ञान भी आपके में, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग है। जलवायु विज्ञान तो भारत के अकॉर्डिंग, विश्व के अकॉर्डिंग नहीं है, भारत के अकॉर्डिंग है। समुद्र विज्ञान आपके में नहीं है, लेकिन हम लोग बंदरगाह पढ़ते हैं, हम लोग ज्वार भाटा पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा हमारे लिए, है कि नहीं। थोड़ा बहुत इसको भी हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक भूगोल में जब बंदरगाह की बात आती है ना, तो हमें समुद्र विज्ञान आपका लग जाता है, ठीक है ना, आर्थिक भूगोल में। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया भूगोल के हिसाब से, अभी इसमें भी आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, बहुत सारे भूगोल होते हैं ऐसे भी, तो ऐसे पूरा अपना इतना हो जाएगा भूगोल ना कि हम पढ़ने को थक जाएंगे। मेन क्या वो चीज देखना है हमें, ठीक है ना। अब मानव भूगोल, यहाँ पे आई थी मानव भूगोल की बात, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे
विश्व भूगोल के 2 पार्ट बताए थे मैंने, प्राकृतिक भूगोल, दूसरा क्या आपका मानव भूगोल। दूसरा क्या होता है मैंने, मानव भूगोल बताया था कि नहीं। इसको बोलते ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला विश्व भूगोल, इसके 2 भाग, एक प्राकृतिक भूगोल जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं अभी, दूसरा आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब से मैं आर्थिक भूगोल की बात कर रहा हूँ, सांस्कृतिक भूगोल की बात कर रहा हूँ, तो सामाजिक भूगोल की बात कर रहा हूँ, कहाँ आता है वो आपका मानव भूगोल में आता है। वो क्या आता है आपका मानव भूगोल। जब आप कृषि पढ़ते हो, आप उद्योग पढ़ते हो, आप परिवहन पढ़ते हो, लिखते चलना साथ में, ठीक है ना। कृषि पढ़ते हो, उद्योग पढ़ते हो, परिवहन पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग। सामाजिक क्रिया पढ़ते, सामाजिक विकास पढ़ते हो। अब सामाजिक विकास देख ही लिया। सांस्कृतिक भूगोल पढ़ते हो भैया, कल्चर हमें पहले एग्जाम्पल दे दिया आपको। देखो जो मैंने आपको पिछले 1 घंटे बताया ना, वो कैसे काम में आने वाला है। अब जब कृषि पढ़ोगे ना, तो आपको पता रहेगा किस क्षेत्र में कैसी कृषि होने वाली है। उद्योग पढ़ोगे ना, तो आपको पता रहेगा भैया हमें मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग लगाना है, ठीक है ना। परिवहन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा भाई पहाड़ी इलाकों में कौन सा परिवहन चल सकता है, हवा चल सकती है कि रोड चल सकते हैं, वहां पे कौन सा अच्छा परिवहन है, आपदा प्रबंधन में काम में आएगा। सामाजिक विकास भैया, किसी क्षेत्र की भाषा शैली का विकास कैसे होता है, धर्म का विकास कैसे होता है, अध्यात्म का विकास कैसे होता है, स्कूल और पारिवारिक शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है, वो सारी चीज सामाजिक विकास में आती है, ठीक है ना। साथ में से मैपिंग भी इसमें आ जाती है। मैपिंग जैसे कि मैपिंग में क्या आ जाता है, जैसे जनसंख्या। आप बोले तो जनसंख्या का मैपिंग से क्या लेना है भैया, कैसे नहीं है। आप लोग जनसंख्या घनत्व पढ़ते हो कि नहीं। आप बोलो मैपिंग का जनसंख्या से क्या लेना देना है। तो आप लोग जनसंख्या घनत्व पढ़ते हो, डेंसिटी पढ़ते हो, तो मैदानी क्षेत्र में ज्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा होती है, बताओ। जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा होता है, मैदान में, पहाड़ों में, जंगलों में या मैदानों में, बताओ। रेगिस्तान में हुआ ज्यादा कि अपने यहाँ पे ज्यादा होगा। जनसंख्या घनत्व वहां ज्यादा होगा जहां पे अनुकूल परिस्थितियां होंगी। अब सुनो, जब मैंने जनसंख्या का बोला ना, तो जितनी भी विकासात्मक गतिविधियां होंगी वो सारी भूगोल से प्रभावित होंगी आपकी। जितनी भी विकासात्मक, चाहे वो स्कूल की हो आपकी, चाहे पुलिस थाने की हो आपकी, चाहे राजनीतिक गतिविधियां, वोट बैंक की राजनीति, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते मैपिंग में आता है राजनीतिक भूगोल। एक आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आपको जनसंख्या भूगोल के साथ मिलाकर देखा जाता है, भैया आपका वोट बैंक कैसा है, महिलाओं की संख्या कैसी है, पुरुषों की संख्या कैसी है, किसी कम्युनिटी की जनसंख्या कैसी है, वहां के लोगों का विकास कैसा है, वहां पे हम किस प्रकार की योजनाओं को वादा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं असम में जाके, असम में जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी शुद्ध जल देती है, अब तो शुद्ध है ही नहीं, वो तो अशुद्ध हो गई है। यदि मैं बोलूं ब्रह्म वहां पे असम में जाके कि पानी के लिए कुएं खुदवा दूंगा, मुझे वोट देना, पानी के लिए कुएं खुदवा दूंगा, मुझे वोट देना, तो असम वाले लोग क्या बोलेंगे, आजा बेटा, कान खींच के पकड़ के मारेंगे वो, कि पानी के लिए कुएं मत खुदवाओ, आरओ वाटर लगवाओ, फिल्टर लगवाओ, ठीक है ना। और वही रेगिस्तान में जाके पहुंच जाए तो क्या बोलेंगे कि हम आपके कुओं से आरओ वाटर जोड़ देंगे। बेचारे कुएं पानी नहीं है वहां पे, तो बोलो वहां पे नहर खुदवा देंगे, पाइपलाइन डलवा देंगे, है कि नहीं। ऐसी बात है, मतलब राजनीतिक भूगोल। अभी आपको ये चीजें पढ़नी नहीं है, आप लोग ये पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, वहां पे ये चीजें काम में आएंगी, आपकी योजनाओं का विकास कैसे होता है इससे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। मैं आपकी 3 सब्जेक्ट की पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, तो इकोनॉमी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे और पॉलिटी पढ़ेंगे, और इन सब की पृष्ठभूमि आपकी आज बन रही है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा डालो, भारत का भूगोल, या डालो मध्य प्रदेश में क्या पढ़ना है। अब डालो भारत। अब देखो, अपने एक चीज बता दो आपको, एमपी का दिया आपने सिलेबस देखा होगा। एक सेकंड, मैंने भी बहुत कुछ लिख दिया वैसे, हाँ। चलो कहाँ गया कहाँ गया, चलो जी, जो 2020 का सिलेबस है,
बट मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या था, प्राचीन, मैं सिलेबस रख लूं पास में, कहाँ है भाई सिलेबस, हाँ देखो आपके पास यदि सिलेबस हो खोल के बैठना भी, ठीक है ना, यदि आपके पास सिलेबस हो तो खोल के बैठना। जो पहला टॉपिक है आपको प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया पढ़ना क्या है, और इस टॉपिक को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, फैक्ट ही फैक्ट इसमें पढ़ने हैं, भाषा से कोई वैसे मतलब नहीं है, बस लिखना आपको कितना लिख पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भूगोल की अंतिम क्लास में करें, किसको, प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आपका भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत के भू आकृतिक प्रदेश में क्या लिखा, हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, क्या क्या लिखा, देखो भारत के भू आकृतिक प्रदेश में क्या 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 लिखा आपका, हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, सिलेबस लेके बैठना साथ में, हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और क्या लिखा, लिखा है साथ में तटीय प्रदेश, और एक दो और हम जोड़ लेंगे, द्वीप हो जाएगा, हम लोग द्वीपीय प्रदेश को भी पढ़ लेंगे साथ में, ठीक ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका लिखा है प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, यही टॉपिक आपका प्रीलिम्स में सेम टू सेम लिखा है और यहाँ पे लिखा है। अब बताओ मेंस में प्रीलिम्स में अंतर क्या हो जाएगा। प्रीलिम्स में हम लोग पढ़ेंगे भैया लोकेशन क्या है उसकी, और मेंस में क्या है भैया उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यदि हिमालय है, हिमालय पे एवरेस्ट है तो कैसे उत्पत्ति हो रही है उसकी, ठीक है ना, कैसे बन रहा है उसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर लिखा है भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण, ठीक है ना। इसमें तो नहीं लिखा है, तो वो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। भारत में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, काली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है, चैनोजम मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। लेकिन क्या हम लोग सीधे पढ़ेंगे, सीधे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने का एक क्रम रखेंगे। पढ़ने का क्रम कहने का मतलब है कि पढ़ने का एक क्रम ऐसे थे, हमने चट्टान पढ़ ली, आपको पता है चट्टान मिट्टी के लिए मूल संरचना होती है, चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है, बनती कि नहीं। तो यदि आपको चट्टान की लोकेशन पता रहेगी तो आपको मिट्टी की लोकेशन पता रहेगी। फिर आपको खनिज भी पढ़ना होता है, खनिज, तो खनिज भी आपको खनिज कहाँ से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं। जब आपने भैया पढ़ लिया चट्टान यहाँ पे पाई जा रही है तो खनिज भी वहां पे पाए जाएंगे। या आपने पढ़ लिया विभिन्न प्रकार की मिट्टी वहां पाई जा रही है तो विभिन्न प्रकार के खनिज वहां पाए जाएंगे। अब और छोड़ो, आपको पढ़ना उद्योग, आपको पता है जहां लोहा पाया जाएगा वहीं तो लोहा से संबंधित उद्योग होंगे, जहां तांबा पाया जाएगा वहीं तांबा से संबंधित उद्योग होंगे ना, होंगे कि नहीं। जहां पे कपड़े के लिए कपास की पैदावार होगी वहां पे कपड़े संबंधित उद्योग होंगे कि नहीं। आजकल थोड़ा वातावरण अलग हो गया है कि भैया अब तो इंडस्ट्री आ गई है, आपका ट्रेवलिंग होने लगी है, यातायात आपका आ गया तो कहीं के कहीं खुल जाते हैं, बट मुख्य पृष्ठभूमि वही होगी कि नहीं। तो ऐसे हम लोग क्रम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। फिर आपका जलवायु हो गया। अब जलवायु, अल नीनो, लालिना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव जलवायु परिवर्तन के परिणाम। अब ये इतना अच्छा टॉपिक आ गया यहाँ पे ना, इसकी वजह से पूरा भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी वजह से ना आपको जलवायु विज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लाइमेटोलॉजी पूरी पढ़ाई जाएगी, लेकिन एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग और भारत के भूगोल के संदर्भ में, ना कि विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। दूसरी इकाई जो आपकी लिखी है वहां लिखा है कृषि एवं जल संसाधन, कृषि एवं जल संसाधन। ये पीपीटी कुछ काम की नहीं रही है, मैं लग रहा पुरानी पीपीटी लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा क्या है, कृषि एवं जल संसाधन। तो हम लोग क्या पढ़े, कृषि एवं जल संसाधन, आर्थिक भूगोल। और यहाँ पे भी एक चीज फायदेमंद है, हम लोग जब मिट्टी पढ़ लेंगे, हम लोग जलवायु पढ़ लेंगे, आपको पता रहेगा कि भैया चाय के उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है, गेहूं के उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है, कैसी मिट्टी चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता। तो आप बताओ, आपको याद करने में दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बस करना क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से लिखना है। हमारी क्लास कंटिन्यू लिंक रहेंगी, आपको कोई क्लास छोड़नी नहीं है। यदि आपने आज की क्लास ब्रेक की ना तो आपको कल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि कोशिश यही करेंगे कि एक दिन की क्लास में एक टॉपिक लेके चले हम लोग, ठीक है ना।
क्लास में कौन कौन अभी फिलहाल बताना एक बारी। कई लोग को ऑफिस जाना है, कई लोग को घर जाना है। मैं तो 5-6 साल से खाना नहीं खाया अभी तक, भूखा भी बैठा हूँ, खाना भी खाना है कि नहीं। चलो फिर पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि की रणनीतियां। अब देखो हरित क्रांति आप लोग कहाँ पढ़ते हो, स्वतंत्रता पश्चात भारत में पढ़ते हो। हरित क्रांति आपको एक नया टॉपिक है, स्वतंत्रता पश्चात भारत। वहां पे सर पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। वहां पे सर पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। ऐसा करेंगे हर टॉपिक पे ना 200 शब्द लिख लेंगे हम लोग। 200 शब्द इसलिए लिख लेंगे जिससे क्या होगा कि भैया बाहर नहीं भागना पड़ेगा हमें। वहीं से हम 7 नंबर निकाल लेंगे, वहीं से हम लोग क्या कर लेंगे 10 नंबर निकालेंगे, वहीं से 2 नंबर निकालेंगे। और कोशिश करेंगे प्रीलिम्स के फैक्ट भी लिख लें। देखो जो क्लास आपकी होगी मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड होगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे नोट्स बनाने का तरीका सिखाएंगे आपको, जिसमें आप लोग क्या प्रीलिम्स के हिसाब से भी लिखते जाओ। जो टॉपिक क्लास में वही टॉपिक आप वहां पढ़ते जाओ, ठीक है ना। चलो फिर और हाँ इस चीज से बेफिक्र रहना, आपकी जो डेली टारगेट चल रहा है आप लोग का प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप में, वो टारगेट आपको डेली दिया जा रहा है। यदि उसकी वीडियो नहीं आ पाती तो आपको लिख के मैं डेली भेज देता हूँ कि भैया आज आपको ऐसा ऐसा करना है। सोर्स बता देता हूँ। अभी आपको समस्या कुछ सोर्स को लेकर, कुछ दिन का वेट करेंगे आप लोग, आपके कुछ ही दिन में टाइपिस्ट हमने रख लिया है, वो टाइप करके आपको प्रॉपर देगा हर चीज का, ठीक है ना। तो आपको हर चीज मिलेगी, उसका प्रिंट आउट आप प्रीलिम्स के लिए निकालेंगे ना तो आपको प्रीलिम्स के लिए काम चल जाएगा। वही प्रिंट आउट मुख्य परीक्षा में एग्जाम्पल देने में काम आएगा। अभी बोला मैंने पर्वत पहाड़ और पठार मैदान, बोला कि नहीं, पहाड़ियां बोली, चोटियां बोली। मुख्य परीक्षा पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में उनकी उत्पत्ति पढ़ना है, भैया कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, उनकी लोकेशन पढ़ना है। तो वही लोकेशन मुख्य परीक्षा में एग्जाम्पल में काम आएगी, ठीक है ना। चलो फिर अगला टॉपिक आपका है जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। इसको हम लोग कर लेंगे। तो भारत प्राकृतिक संसाधन यूनिट 3 पेपर 2 की पार्ट बी की यूनिट 3, भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। अब देखो जो चीज मिट्टी पढ़ रहे थे हम लोग, मिट्टी के बाद तीसरी यूनिट में वही चीज रिपीट होना है। उद्योग पढ़ना है, चट्टान पढ़नी, वही सब आना है, लेकिन तरीके से रिवाइज करना है बस। अगर मैंने क्या बताया आपको, यदि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया हो तो विश्व भूगोल में क्या क्या है, तो मैं आपको आता अक्षांश देशांतर पढ़ाता, जलवायु पढ़ाता, विश्व की मैपिंग पढ़ाता, हर चीज पढ़ाता रहता मैं आपको। आप लोग भी खुश हो जाते, क्लास हो गई। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सिलेक्शन करवाना, आपको इंटरव्यू के समय पे आयोग के दरवाजे तक छोड़ के आना। जब पता चले कलम कॉपी बैच से एक साथ इतने बच्चे जा रहे हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो मजा आएगा, है कि नहीं। इसलिए स्मार्ट वर्क करना है हमें। थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, बकाया हम लोग एंजॉय करेंगे। हम लोग हर वीक में एंजॉय भी करेंगे। अभी आप रुको तो आपसे हम कलात्मक आकृतियां बनवाएंगे, पेंटिंग्स बनाते हो आप लोग, हम आपसे पेंटिंग बनवाएंगे, हम आपको गाना भी खिलवाएंगे, ठीक है ना। कवि सम्मेलन में हम लोग हर चीज करेंगे, लेकिन कब, समय आने पर, हफ्ते में, महीने, जब भी मन लगेगा ना हम लोग कुछ। अब जैसे कल मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग, तो वहां पे क्या किया था, कुछ नहीं किया था, बातें की थी हम लोगों ने। 40 मिनट के लिए हम लोग जूम मीटिंग पे मिले थे, वहां पे सिर्फ बातें हुई थी। आपने अपने हालचाल बताए थे, मैंने अपने बताए थे, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, डिस्कस किया हम लोगों ने, हम लोग बस खुश हो गए, है कि नहीं। चलो तो ऐसे हम लोग जूम मीटिंग पे मिलते रहेंगे, माइंड फ्रेश करते रहेंगे। अब इतना बताओ, सिलेबस हो गया। हाँ, यूनिट 4 में आपदा प्रबंधन, वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का भूगोल वो भी कराऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा नहीं, इन 5 यूनिट को कराने में ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 50 से 60 दिन लूंगा इन 5 यूनिट को। तो एक यूनिट के बाद 5 यूनिट को ना 50 से 60 क्लास आपकी लूंगा। हाँ, आधी क्लास 2 घंटे की होती ना, तो 30 से 35 क्लास में 5 यूनिट आपकी करा सकता हूं मैं, लेकिन आपको समझाना भी लिखवाना भी है, ठीक है ना। और कोशिश यही करना आप लोग क्लास में लिखने के लिए बैठे, नोट्स लेके बैठे आप लोग, ठीक है। आज की क्लास पे हम लोग यही रोकेंगे, लेकिन कुछ और लिखना है आपको। अभी रह गया समय, नहीं समय नहीं रह गया है, कल से शुरू करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत एक सामान्य परिचय। और यहां से प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। भारत एक, मैंने हेडिंग डालो, नए पेज से हेडिंग डालो, सामान्य परिचय। जो कल का टॉपिक हमारा रहेगा ना, हम लोग यहां से पढ़ेंगे। कल भी आप सब लोग क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है भारत का, ठीक है ना, भारत का मानक समय का क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी में, पश्चिम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, समझाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का आता है इस टॉपिक से, क्योंकि ये फैक्चुअल टॉपिक है और बोरिंग भी और मजा भी है। क्यों, यदि इसको समझ लिया ना तो आपको जलवायु समझने में आसानी आएगी। तो इस टॉपिक को ध्यान से खोलना, ध्यान से पढ़ना।
मैंने आपसे बोला था आपको क्या करना, 11th क्लास की एनसीईआरटी बोला था कि नहीं, भारत का भूगोल या भारत का भौतिक भूगोल उसको बोलते हैं, उसको आपको लेना था। नहीं लिया था, मैंने कल पीडीएफ ग्रुप पे डाल दिया था, आज सुबह आई थिंक आज सुबह से डाला था। तो आपको उसका पहला चैप्टर पढ़ के आना है बस। आपको क्या, उसका पहला चैप्टर पढ़ के आना है, रटना नहीं है, समझ पढ़ के आना है बस क्या है, जिससे आप हमसे पूछ सको। जैसे मैं आपको समझाऊं तो लेवल पे कम्युनिकेशन रहे ना, ऐसा नहीं हो आप जीरो और मैं हीरो हूं, या मैं जीरो हूं आप हीरो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बराबर पे कम्युनिकेट करेंगे हम लोग, बराबर पे हमारी कम्युनिकेशन रहेगी। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत मुझे होना चाहिए। वैसे मैं अपने आप को हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं तो जीरो हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही सीखने को मिलता है, ठीक है ना, आप लोगों से सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अभी तक लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया कि नहीं? यदि आया तो कमेंट में लिखे ओके सर आ गया, और बोलो वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। लिखो हम कर सकते हैं, अब हमें उम्मीद है कि हम लोग कर सकते हैं। लिखो कि हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। चलो अब आपको कोई डाउट है क्लास को लेकर, समय को लेकर, कुछ पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ भी आपको डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग फ्री है, या आप लोग जा भी सकते हैं। यू कैन डू इट। चलो अब आप लोग की क्लास ब्रेक है, कोई बात नहीं हो रही, क्लास में ब्रेक है क्लास, बस इतना बताना आपको, कुछ डाउट तो नहीं, आपको कुछ पूछना तो नहीं है। हाँ कल का टेस्ट जिसने नहीं दिया था उनको पीडीएफ शेयर की गई थी, बेटा टेस्ट दे। जो भी आपके 100 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे ना, वो आपको ग्रुप पर ही दिए जाएंगे, क्योंकि उनका डिस्कशन करना जरूरी है। 100 क्वेश्चन के टेस्ट का डिस्कशन करना जरूरी है। यूट्यूब पर मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ, ठीक है ना। चलो और साथ ही साथ हरी सर की क्लास कब अपलोड होगी? हरी सर की क्लास हो सकता है लाइव भी हो जाए, क्योंकि मैंने कल बात की थी रिकॉर्डिंग की, बट उन्होंने लाइव का ही बोला है। कुछ नहीं हो सकता कि दिन में, अभी तो शाम का है कि शाम को क्लास की जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि शाम को उनका शेड्यूल फिक्स है, शाम को उनकी 6 बजे भी क्लास होती है, 7 बजे भी क्लास होती है, फिर यहाँ पे 10 बजे भी क्लास होती है, नहीं 7 नहीं 8 बजे, 6 8 10 का शेड्यूल फिक्स है। अब दिन का समय उनके पास है, लेकिन दिन में दिक्कत क्या रहेगी, यदि एक क्लास मैं भी दिन में आपकी कर रहा हूँ और एक क्लास सर भी करेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे कब? हो सकता है उनकी क्लास की टाइमिंग जो रहे आपके पास 4 से 6 करवा देंगे, 4 से 6 करवा दी जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। जब आप लोग उठते हैं ना, सबसे पहले अपने टारगेट, सबसे पहले काम रहेगा टेलीग्राम खोल के टारगेट देखना, यदि आ गया तो टारगेट फॉलो करेंगे, नहीं तो सबसे पहले काम जो कल पढ़ा आपने पहले उसको रिवीजन करो, जो आपने कल पढ़ा उसका क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है ना। दूसरा काम, आज आपको क्या करना है वो बनाओ टारगेट, आज आपको क्या करना है वो आप टारगेट बनाओ। देन सबसे सोते समय हमने आज क्या क्या किया, हमने आज क्या क्या किया वो लिखो। ये भी आपकी लेखन शैली सुधारने के तरीके हैं, ये भी आपकी लेखन शैली सुधारने के तरीके हैं कि आप कैसे लेखन शैली सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज का ध्यान रखो। एक चीज आपको बताऊं, एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी होती है प्रीलिम्स की, हालांकि आप लोग तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं हमारी। एक और स्ट्रेटेजी होती है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, चलो उसको बाद में बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे। अभी आप लोग बोलोगे सर बहुत परेशान कर रहे हैं, लंबा खींच दिया, 2 घंटे बिठा दिया। चलो तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, जय हिंद जय भारत। आप अपने दोस्तों को जोड़िएगा कलम कॉपी बैच में, यदि आप उनको जोड़ते हो तो आपके पास भी एक फायदा है, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है ना, उसमें आप लोग सब साथ में रहेंगे, फ्री रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसको फॉलो कीजिएगा। डेली आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन दिया मैंने उसको लिखने का प्रयास करना, उसको मैं चेक करूंगा कौन को लिख के भेजता है, ठीक है ना। शाम तक उसको लिख के भेजना मेरे लिए, शाम को 5-6 के टाइम पे लिख के ग्रुप में, टेलीग्राम पर्सनल नहीं, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना कलम कॉपी बैच का ना, वहां पे आप लोग भेजना, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी भेजना, प्रीलिम्स का टारगेट फॉलो करो, मेंस की कंटिन्यू क्लासेस करो, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, आयोग तक हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। चलो कल का टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा कल जो प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत दिया था वो समझ में नहीं आ रहा, तो आज की छुट्टी दी ना मैं आपको, आज का प्रीलिम्स में गैप दिया मैंने आपको। आप लोग करो क्या, सर के नोट्स यदि आपके पास तो उनसे पढ़ लो, या लूसेंट पढ़ लो। प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत कुछ छोड़ना होता है, और कुछ टाइम का दिया, देखो नोट्स तो मेरे पास है,
बट सर के नोट्स के सामने अपन अच्छा ही लगता। सर के नोट्स मेरे पास है, सर के नोट्स से मैंने बनाए थे, बट सर बोलते एक बार चेक कर लो अपन, तो आपको टाइप करा के प्रॉपर दे दिए जाएंगे। बट अभी लूसेंट पढ़ लो, सर के नोट्स पढ़ लो, 5-6 घंटे में हो जाता है। तो कल का टाइम आपको दिया था, आज का टाइम है, कवर हो जाएगा। एक आध दिन का टाइम और दे देंगे आपको यदि दिक्कत आएगी तो, ठीक है ना। नई वाली लूसेंट लेके रखो सब लोग, लूसेंट से पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके, बराबर। चलो अच्छा, एक डाउट आ गया है, रिकॉर्डिंग क्लास का टाइम क्या रहेगा। रिकॉर्डिंग क्लास मैंने आपको बताया, आज आपको 4 से 5 के बीच में मिल जाएगी। अपलोड अभी कर दी जाएगी आपके लिए, अभी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब 2 बजे तक आपको अपलोड कर दी जाएगी, बकाया आपको शाम को मिल जाएगी, ऐप पर ही मिलेगी। फोल्डर में जाके देखना, पेपर वन के फोल्डर में आपको क्लास मिल जाएगी। चलो।